आप ये सोच रहे हैं ना कि सिर्फ नंबर इंटेलिजेंस से सिलेक्शन होता है। हाँ सर खड़े हो जाओ। हाँ ट्रिपल टेस्ट के बारे में मैं इनसे पूछ रहा हूँ, कोई बोलेगा नहीं। और क्लास में नहीं थे, पहले भी नहीं थे, कितने दिन से छुट्टी पे थे आप? 4-5 दिन से। खड़े हो, पढ़ो। नोट्स बनाए आपने? क्यों नहीं बनाए? तो किसी से मांगे नहीं? मांग के व्हाट्सएप पे नहीं ले सकते थे कि मेरे को कॉपी नोट्स बाकी है मेरे, किसी ने नोट्स बना रखे होते तो मैं घर बैठे बना लूं? तो 1 घंटा भी नहीं था आपके 4 दिन में आपके पास? 1 घंटा भी नहीं था आपके पास? जब ये नोट्स आपने बनाए नहीं 4 दिन 5 दिन जो भी जितने भी हुए 3 दिन, तो फिर आगे आप अपने आप को कंटिन्यू कैसे करोगे? ये तो फॉर्मेलिटी होगी, ये तो पूरी की पूरी फॉर्मेलिटी होगी। ठीक है कोई ना, पढ़ा दिया बाद में देखेंगे, ये टाइम वेस्टेज होगा ना, उसके आगे जो भी पढ़ूंगा वो समझ में नहीं आएगा। अगर बना रखे होंगे तो कुछ तो समझ में आता आपको, तो क्यों नहीं बनाए? मान सकते थे ना व्हाट्सएप पे इसकी फोटो मान सकते थे नोट्स के। आप बताओ सर, डाउन सिंड्रोम में ट्रिपल टेस्ट का रिजल्ट बताओ। हाँ हाँ एन की जाएगा। और अगर बाई चांस क्वाड स्कैनिंग क्वाड्रुपल टेस्ट के बारे में पूछ ले तो डाउन सिंड्रोम नहीं, किसके किसके अपोजिट रहेगा? हाँ जो एससीजी रहेगा वो इनविन रहेगा, बस इतना ही याद करना है। जो एससीजी होता है वो इनविन होता है, चाहे वो न्यूरोट्यूब डिफेक्ट हो चाहे डाउन सिंड्रोम हो। मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट फॉर न्यूरोट्यूब डिफेक्ट एसिटिल कोलिनेस्टरेज, एसिटाइल कोलिनेस्टरेज टेस्ट था, एमनोटिक फ्लूइड सैंपलिंग लेकर उसका लेवल चेक करते थे। तो भूल गए आप लोग? ये नहीं याद है? चलो बैठो दोनों। हाँ सर आप खड़े हो जाओ। अमीनो सिंथेसिस करते हैं अपन लोग सेकंड ट्राइमेस्टर में, उसमें एक नाम आता है अर्ली अमीनो सिंथेसिस। वो कब करना चाहिए? है क्या? जोर से बोलो। 12 to 14 वीक, वेरी गुड। अमीनो सिंथेसिस थर्ड ट्राइमेस्टर में करते हैं, उसका पर्पस क्या है? चुप रहो रे, क्यों करते हैं? न्यूबॉर्न के पीडियाट्रिक पढ़ रहे हो? आर्ट पढ़ा? आर्टिस में क्या पढ़ा है इसने? कि जब तक बेबी 36 वीक का नहीं होता लेसिथिन स्पिंगोमाइलिन 2:1 नहीं हो पाता। 28 वीक पे 1:1 होता है, धीरे धीरे लेसिथिन बढ़ना स्टार्ट होता है और 36 वीक पर जाते जाते 2:1 हो जाता है। 2:1 का मतलब क्या है? लेसिथिन अगर स्पिंगोमाइलिन का डबल है, इसका मतलब क्या है? लंग मैच्योर है। तो हमने कैसे पता कि लंग मैच्योर है या नहीं? इसके लिए कौन क्या करते हैं अपन लोग? एमनोटिक फ्लूइड का सैंपल लेके अपन लोग बबल टेस्ट करते हैं, सेक टेस्ट, बबल टेस्ट बोलते हैं। सुना था? एमनोटिक फ्लूइड के सैंपल में 96% एथेनॉल मिला के 15 सेकंड शेक करके 15 मिनट के लिए रख देते हैं, फिर देखते हैं बबल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर बबल बन रहा है तो इसका मतलब वो क्या है? फीटल लंग मैच्योर है। अगर बबल नहीं बन रहा है तो फीटल लंग मैच्योर नहीं है। इसका मतलब लेसिथिन स्पिंगोमाइलिन का डबल हो जाए तो लंग मैच्योर है। तो थर्ड ट्राइमेस्टर में क्यों करते हैं? फीटल लंग मैच्योरिटी का पता करने के लिए। अगर फीटल लंग मैच्योर नहीं है, हमें लगता है कि फ्यूचर में प्रीटर्म डिलीवरी हो सकती है या चांस है, और या प्रीटर्म डिलीवरी हो गई तो बेबी को कौन सी डिजीज होगी? आरडीएस होगा। प्रीटर्म डिलीवरी कौन सा होगा? आरडीएस होगा। कौन सी डिजीज होगी? आरडीएस, हाईली मेम्ब्रेन डिजीज होगी। तो उससे बचने के लिए हम मदर को इंजेक्शन देते हैं। कौन सा इंजेक्शन था? इसको बोलते हैं एंटी नेटल स्टेरॉइड। क्या बोलते हैं? एंटी नेटल, ऐसा स्टेरॉइड जो जन्म से पहले दिया जाता है और मदर को दिया जाता है, बेबी को नहीं दिया जाता। तो प्रिवेंशन ऑफ आरडीएस, ट्रीटमेंट अलग है, प्रिवेंशन अलग है। प्रिवेंशन का मतलब है आरडीएस से बचाने के लिए हम क्या करेंगे? मदर को इंजेक्शन देंगे, उसको बोलते हैं एंटी नेटल स्टेरॉइड। द ट्रीटमेंट ऑफ आरडीएस, ट्रीटमेंट ऑफ आरडीएस, ट्रीटमेंट में मदर का रोल ही नहीं है। ट्रीटमेंट ऑफ आरडीएस, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं बेबी की जन्म हो चुका है, मदर साइड में, बेबी को आरडीएस है। ट्रीटमेंट का मतलब बेबी को आरडीएस है, उसके लिए बेबी को क्या करेंगे? क्या करेंगे हम लोग? पढ़ लिया ना? अरे फिर आरडीएस की डेफिनेशन क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ द सर्फेक्टेंट। तो हम क्या देंगे? सर्फेक्टेंट देंगे। कौन से रूट से? एंडोट्रेकियल रूट से। उस टेक्निक को क्या बोलते हैं? इंश्योर, INSURE, बराबर लिखना है, INSURE। IN का मतलब इंट्यूबेशन, SU का मतलब सर्फेक्टेंट, SUR का मतलब सर्फेक्टेंट, E का मतलब एक्सट्यूबेशन। पेशेंट को इंट्यूबेट करेंगे, सर्फेक्टेंट डालेंगे ट्रेकियल इंडोट्रेकियल ट्यूब में, वापस एक्सट्यूबेट कर देंगे। उसको हम क्या बोलते हैं? इंश्योर टेक्निक ना। इसे याद रह जाएगा कि इंट्राट्रेकियल रूट से देते हैं। दो टेक्निक और होती है, एक होती है लीसा, एक होता है मिस्ट, LISAMIST, है ना? ऐसे 3 टेक्निक हो गई। आरडीएस प्रिवेंशन के लिए एंटीनेटल स्टेरॉइड मदर को दिया जाता है, बीटा मेथासोन या डेक्सामेथासोन। डेक्सामेथासोन पूछ ले तो 6 mg, बीटा मेथासोन पूछे तो 12 to 20 mg, दोनों IM दिया जाता है ताकि आरडीएस ना हो। तो इसका मतलब सर्फेक्ट है, ये स्टेरॉइड क्या करेगा? मदर के ब्लड के थ्रू बेबी के ब्लड की तरफ जाएगा, फीटस के ब्लड की तरफ जाएगा और लंग्स को मैच्योर करवाने में हेल्प करेगा। तो जिसको भी प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाती है उसमें आरडीएस होने के चांसेस रहते हैं। कल के टेस्ट में कोई डाउट? कल के टेस्ट में कोई डाउट? बोलो, पेपर है किसी के पास? लाए नहीं? नहीं लाए? डाउट है? किसी को है डाउट या नहीं है? नहीं होना चाहिए, मैं देख लेता हूँ अगर किसी को कुछ। क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट हुआ होगा किसी को? 5 में तो डाउट नहीं होता, अगर मैं थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा देता तो डाउट होता। क्वेश्चन नंबर 5 का अगर कोई पढ़ रहे हो तो देख लो, उसमें डब्ल्यूबीसी 10,000 है, अगर मैं 15,000 भी कर देता तो भी आंसर भी ही आता, क्योंकि लेबर में नॉर्मली डब्ल्यूबीसी ज्यादा होती है, हमारे में 10,000 से ऊपर नॉर्मल है। प्रेगनेंसी में डब्ल्यूबीसी 10,000 नहीं है, लेबर में तो 20,000 तक नॉर्मल है। लेबर में डब्ल्यूबीसी 20,000 तक नॉर्मल है, इसका मतलब ल्यूकोसाइटोसिस प्रेगनेंसी में होता है स्ट्रेस की वजह से। तो इसलिए 9.8 इज एनीमिया, लेस देन 10 प्रेगनेंसी में एनीमिया, और विदाउट प्रेगनेंसी इन फीमेल लेस देन 11 इज एनीमिया। और कहां आपको डाउट हो सकता है इस क्वेश्चन में?
लीनियर निकला का तो बता दिया एमएसएच, ठीक है। हाँ आ रहा हूँ मैं, मुझे पता कहाँ का तुम्हें दिक्कत हो सकता है। वेट कितना बढ़ता है, 11 से 14 राइट आंसर था, तो 11 के पास में जो आंसर है राइट होगा। प्रेगनेंसी इज स्टेट ऑफ हाइपरवोलेमिया, और नीचे लिखा था प्रेगनेंसी में अप्रोक्सीमेट 6.5 लीटर फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ता है। ये लाइन याद कर लो, किसी ने हेडिंग लिखवाई थी लाल लाल कलर में, प्रेगनेंसी इज स्टेट ऑफ हाइपरवोलेमिया इंक्रीज अप्रोक्सीमेटली 6.5 लीटर फ्लूइड, ठीक है। और 16 भी आपको पता है, एक्सप्लेन कर रखा है। 18 भी ठीक है, 19 भी कोई दिक्कत नहीं है, ये 20 ठीक है। 21 में ये नॉर्मल प्रेगनेंसी में क्या होता है, बीपी बढ़ना तो भूल ही जाओ, हल्का सा, बिकॉज ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन स्मूथ मसल्स रिलैक्सेंट, इंफीरियर वेना के बाद कंप्रेस होता है, तो सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम। इनकरेक्ट अबाउट मेटाबॉलिक चेंजेस, इनकरेक्ट पूछा था, इनकरेक्ट में बेसल मेटाबॉलिक रेट कम नहीं होती, बढ़ती है, ये आ गया। बाकी तो 24 में आयरन रिक्वायर 1000 एमजी लिखवा रखा है, नोट्स स्टार करके लिखवा रखा है, फिर भी तुम ऐसे के 20, इसका मतलब तुम नोट्स पढ़ते नहीं हो, जो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है वो गलत हो रहा है, इसका मतलब तुम नोट्स नहीं पढ़ रहे, हाईलाइट करके लिखवाया यहाँ पर, फिर तो अभी याद नहीं है, एग्जाम कैसे याद होगा तुम्हें। 32 डे का साइकिल है, 10 जून है, 10 और 7 17, 17 और 4 21, 6 और 9 15, 21 मार्च, 21 मार्च हो गया। हाँ फॉर्मूला पीटर वेट का कौन सा फॉर्मूला, तीनों ही। प्रेगनेंसी में क्या अवॉइड करना हो गया, किगल एक्सरसाइज बता दिया, न्यूरोट्यूब डिफेक्ट हो गया, कब लेना चाहिए, प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले लेना चाहिए, न्यूरोट्यूब डिफेक्ट में क्या खाना चाहिए, ठीक है। अब देखो आप बोलोगे सर दोनों क्वेश्चन गलत, ऐसे कैसे कर दिया। नॉन सेट में 5 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 38 और 39 थोड़ा आपको सोचने पे मजबूर करो। 38 में ये है कि फोलिक एसिड कब खाना चाहिए, तो प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले। अब 39 में ऐसा पूछा ही नहीं है, प्लान फर्स्ट, प्लान करने से पहले ऑप्शन भी नहीं है, तो तुम छोड़ तो नहीं सकते, फिर उससे नजदीक कौन सा है। मतलब कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सारे के सारे गलत होंगे, उनमें से सबसे कम गलत कौन सा है, ये भी तो देखना, ये भी तो हमें छांटना आना चाहिए कि सबसे कम गलत कौन सा है, तो ये सबसे कम गलत है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, चलो ठीक है कोई ना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक में कम कर लूं एल्कोहल, एक में थोड़ा बहुत ले लूं, एक में लूं ना, ऐसा एग्जांपल दिया था शायद आपको याद होगा। लाई, लाई के बारे में पता है, मोस्ट कॉमन शिपरिक प्रेजेंटेशन में कौन होता है, फेस वर्टेक्स, ये वर्टेक्स होता है, कौन सा 40, 40 में ये तो बता, हाँ 40 में जिसमें सब कुछ बन जाए वो सही है। देखो 40 में पूछा है कौन सी एडवाइस दोगे, पहला कट डाउन ड्रग एल्कोहल एंड सिगरेट, कम कट डाउन थोड़ा, अवॉइड ड्रग एंड रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग एंड इंजेस्टिंग एल्कोहल, अवॉइड स्मोकिंग, लिमिट एल्कोहल कंजम्पशन एंड डू नॉट टेक स्प्रिंग। अब देखो, अब आप आइडिया लगाओ कौन सा आ सकता है, फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा है, और क्यों पूछ रहे हो, और कोई भी वो इसमें पूछा, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, फर्स्ट सेमेस्टर के लिए क्या जरूरी है, हो गया मेरा तो। ये ऑथर में न्यू लेटर तो वैसे डिस्कस हो चुका है, बेलार्ड जी हो चुके हैं, बीटा मेथासोन भी हो चुका है, अपगार भी हो चुका है, बच्चे की हाइट हो चुकी है 18 से 20 को 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50 आ जाएगा, मैक्रोसोमिया बड़ा 3:1, ठीक है चलो मेरा नहीं, मेरा हो गया है। नंबर क्वेश्चन, नंबर नंबर जल्दी है, आपको पता है इसका आंसर, जो भी आपको पता है, हाँ 80 ट्यूब साइज 2 to 3 kg, ये पूछ रहे हो, सिंपल फंडा है, सुनो सुन लो। अगर बच्चा 2 किलो से छोटा है, कितने से छोटा है, फिर बच्चा 3 से ज्यादा है, 2 से 3 से बीच में है, फिर 1 से 2 के बीच में, फिर 1 किलो से छोटा है, 0.5 बढ़ाते रहो, छोटी से छोटी ट्यूब आती है 2.5 की, फिर 3 की, फिर 3.5 की, फिर 4 की, 1 किलो से छोटा है 2.5, 1 से 2 3, 2 से 3 3.5, 3 से ज्यादा या इन्फेंट 4 mm की, 3 से ज्यादा या इन्फेंट 4, और बड़े इसके बाद में वो फॉर्मूला 8/4 प्लस 3.5 लगेगा कब में, और अनकम है तो 8/4 प्लस 4, वो तो आपको इमरजेंसी में आप पढ़ लेते हो ना, बस हो गया, और तो कुछ है नहीं। पूछ देना पीरियडिक स्ट्रक्चर से पूछ देना, वो जो भी आपके सब जो भी डाउट है सब पूछ देना। हम ट्रिपल टेस्ट के बारे में पढ़ रहे थे, पढ़ लिया था हमने, पढ़ लिया था ना। फीटल ब्लड सैंपलिंग का मतलब है, सुनो अम्लाइकल कोड में से सैंपल लेना, कब लेते हैं 18 वीक में, ये लिख लिया था ना, लिख लिया था ना, यही तो था। आप गेम खेलने गए थे, खेलने खेलने गए थे, नहीं गए या गए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, जाना चाहिए। कल आपका प्रोग्राम है भाई, मोटिवेशन प्रोग्राम, मैं तो नींद के अलावा मुझे कुछ भी इस दुनिया में पसंद नहीं, मैं नींद के साथ कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। पढ़ाई कल खिलाएंगे, कल 21, ये लिख लो, समोसा, समोसे जैसे हो जाओगे, लिखो जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, हो गया। अब देखो 4-5 बातें प्लीज सुनना, लिखना मत, सिर्फ सुनना, सुनना है, इमेज आएगा इसमें और कुछ नहीं आएगा, जितने पेज भरोगे उतने नुकसान है, आगे वाले 3 पॉइंट बता रहा हूं उसमें ओनली इमेज इंपॉर्टेंट है, इसलिए ज्यादा चूं चपट नहीं करना, सिर्फ सुनना। ये यूट्रस नंबर 1, ये यूट्रस नंबर 2, ये यूट्रस नंबर 3, ये है फीटस,
इसमें क्या करते हैं, देखो अभी लास्ट वाली स्लाइड में क्या था, कोर्डोसेंटेसिस, हम राइकल कोर्ड में से सैंपल ले लेते हैं, इसमें ऐसा नहीं करेंगे, इसको बोलते हैं फीटल, इसमें इमेज आएगा, या तो आएगी ये इमेज या आएगी ये फीटस हेड है, इसमें पिक करके सैंपल ले रहे हैं कि ये क्या है, तो आपको उसका हेडिंग बताना है, यहाँ पिक करें, सैंपल ले रहे हैं, ये लेटर व्यू है और ये सिर्फ हेड का कट हुआ है, इसमें बताया फीटल स्कैल्प ब्लड सैंपलिंग है, ये क्या है, ये क्यों किया जाता है, फीटल ऑक्सीजनेशन या फीटल हाइपोक्सिया या फिर फीटल एसिडीमिया जिसको एसिडोसिस बोलते हैं, तीनों में से कुछ भी आंसर राइट है। फीटस में ऑक्सीजन कैसा है, फीटस में हाइपोक्सिया है या नहीं है, और फीटस में एसिडोसिस मतलब एसिडीमिया, ब्लड में एसिड ज्यादा तो नहीं है, ये तीनों का पता करने के लिए किया जाता है। क्या समझ में आया, क्या आया ना, फीटल स्कैल्प ब्लड सैंपलिंग क्यों किया जाता है, इमेज से पता करना है, और तीन में से कोई भी एक राइट आंसर है। और जब भी एसिडोसिस होता है तो लैक्टेट बढ़ जाता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या बढ़ जाता है, लैक्टेट, ब्लड लैक्टेट का लेवल बढ़ जाता है, जब भी आप शॉक पढ़ते हो तो बोलते हैं कि उसमें लैक्टेट का लेवल बढ़ जाता है, इतने से भी याद नहीं होता, तो एक छोटा सा एग्जांपल है, 18 नवंबर वीरू क्रिकेट अकेडमी में आप लोग खेलने गए थे, ऐसे लोग जिनकी रोजाना रनिंग की प्रैक्टिस नहीं है, अगर किसी की रनिंग की प्रैक्टिस नहीं है, रोजाना माना कि 1-2 किलोमीटर की प्रैक्टिस की बॉडी को इतना ही समझा रखा है, और अगर उस दिन आपने 5 किलोमीटर रनिंग किया, ज्यादा खेले, उस दिन तो कुछ नहीं फील हुआ, अगले दिन आपके जगह जगह पेन हुआ होगा, मतलब ऐसा लग रहा है जहां हाथ लगाए वहां दर्द है, और पता नहीं चल रहा कहां कहां दर्द है, यहाँ हाथ लगाए तो भी दर्द है, वहां हाथ लगाए, मतलब बॉडी में इतना दर्द है, ऐसा लग रहा है कि बॉडी दर्द के लिए बनी है, यहाँ है ना, इसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन। दर्द क्यों होता है, लैक्टेट की वजह से। क्यों हुआ ये दर्द, इसलिए हुआ कि रोजाना आप लोग क्या करते हो, 2 किलोमीटर दौड़ते हो, तो आपकी बॉडी उस जो पार्ट की एक्सरसाइज होती है उसको 2 किलोमीटर दौड़ने की ऑक्सीजन देती है, लेकिन आपने 10 किलोमीटर दौड़ा तो बॉडी में ऑक्सीजन नहीं मिला, तो आपने ज्यादा एक्सरसाइज किया तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन हुआ, जिससे लैक्टिक एसिड बन गया। जब आप ज्यादा एक्सरसाइज करते हो उसकी डिमांड में होती है, जितनी नीड उतना ऑक्सीजन नहीं मिलता, तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, उसकी वजह से लैक्टिक एसिड बनता है। तो ये भी यहाँ पर हुआ, मेटाबॉलिक बढ़ा, प्रॉब्लम हुई, लैक्टिक एसिड बना, वो जाके पेन करता है, वो जाके लैक्टेट बनाता है, लैक्टिक एसिड टूटता है, मसल्स टूटती है तो लैक्टेट बन जाता है। आपने क्या नाम सुना होगा, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, मायोकार्डियल इंफार्क्शन में अपन लोग एलटीएस पॉजिटिव आ जाता है, सीपीकेएम भी पॉजिटिव आ जाता है, क्यों आता है, क्यों आता है, और आप साइकेट्रिक में जाओ, साइकेट्रिक में टिपिकल एंटीसाइकोटिक में जाओ, टिपिकल एंटीसाइकोटिक का वेयर रेयर कॉम्प्लिकेशन पे जाओ, एनएमएस, याद है किसी को एनएमएस, 5 होते हैं, डिस्टोनिया, कार्डियोडिस्काइनेसिया, एक्रेसिया, स्यूडोपार्किंसम, सबसे लास्ट न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, उसमें सर ने आपको पढ़ाया कि भयंकर मसल रिजिडिटी होती है, हाई ग्रेड फीवर आता है और सीपीकेएम भी बढ़ जाता है, याद है, 3 क्लासिकल साइन है एनएमएस के, डेंट्रोलोन नाम की ड्रग देते हैं उसमें, याद आया, तो उसमें भी सीपीकेएम भी क्यों बढ़ता है, एमआई में भी क्यों बढ़ता है, और भयंकर आप जिम जाते हो, अचानक से पहले दिन आप चाहते हो एक दिन में बॉडी बना लूंगा, और आपका अगले दिन टेस्ट करवाया सीपीकेएम भी बढ़ गया, ऐसा क्यों हुआ, तीनों में क्या सिमिलरिटी है, जब मसल्स टूटती है बॉडी में, जब बॉडी में मसल्स टूटती है तो उससे सीपी बढ़ जाता है। अब सीपी 3 टाइप का होता है, एमएम, एमबी, बीबी, एमएम, एमबी, बीबी, बीबी का मतलब है ब्रेन, सीपी, बीबी का मतलब है जो ब्रेन में पाया जाता है, और होता है, एक होता है सीके एमवी जो कि कार्डियक मसल्स में पाया जाता है, सीके एमएम जो कि स्केलेटल मसल्स में पाया जाता है, तो कुल मिला के सीके बढ़ जाता है, सीके बढ़ जाता है किसमें, ओवर एक्सरसाइज की वजह से या मसल्स टूटने की वजह से। तो एमआई में भी क्या होता है, मायोकार्डियम टूटा है, डैमेज हुआ है, तो उसकी वजह से ब्लड में सीपीकेएम भी बढ़ जाता है, एक्सरसाइज बहुत ज्यादा करते हो, मसल टियर हो गया तो सीपीकेएम भी बढ़ जाता है। और एक कौन सा, एनएमएस में भी भयंकर मसल रिजिडिटी होती है, मसल इंजरी होती है, तो सीपीकेएम भी बढ़ने के चांसेस रहते हैं तीनों में। तो लैक्टेट में भी ज्यादा एक्सरसाइज में क्या हो सकता है, ऐसा कंडीशन एलडीएस बढ़ जाए, एलडीएस भी किसकी वजह से बढ़ता है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, टिश्यू इंजरी की वजह से बढ़ता है, टिश्यू चाहे कहीं पर भी हुआ हो, टिश्यू इंजरी होगी तो एलडीएच बढ़ेगा। तो वैसे ही थोड़ा सा भी यहाँ पता, एसिडीमिया का पता करने के लिए भी आपको याद रखना है, तो फीटल स्कैल्प मॉनिटरिंग किसके लिए होता है, एसिडीमिया, हाइपोक्सिया, या सीधा बोल दो ऑक्सीजन, एक लाइन में आंसर देना है, तो फीटस के ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कैसे है, कम है, तो वो एसिडोसिस या हाइपोक्सिया, एक ही बात है। समझ में आ गया स्कैल्प मॉनिटरिंग, आ गया ना समझ में, ये इमेज से पता कर लोगे, लिखवा दूंगा मैं बट इमेज से पता चल जाएगा ना थोड़ा बहुत। तो आ जाना सब मोटिवेट होने के लिए, फुल मोटिवेशन वाली बैटरी लेके आना। अरे समोसे से मोटिवेशन नहीं आता, लोगों के लाख लाख रुपए की सैलरी वाले बंदे आएंगे, मिलेगी ना, उससे मोटिवेशन आएगा, इतने समोसे की तुम बोरियां भर लोगे, उससे मोटिवेशन आएगा। एक समोसे में क्या हो जाएगा, तुम वहां खाओगे ना इतने सारे समोसे, तुम्हारी सैलरी इतनी आएगी, चाहे कितनी भी आओ, 20-25 तारीख के बाद खत्म हो जाती है, सही में, हाँ, ये ह्यूमन नेचर है। सैलरी कितनी भी आओ, पहले 20 दिन में ऐसे खर्च होते हैं, पता नहीं पहले 20 दिन में 50,000 खर्च हो जाते हैं, और लास्ट 10 दिन में 10,000 खर्च होते हैं, कम होते हैं, कम खर्च करते हैं, ये सबका ह्यूमन नेचर है, आपके पास भी ऐसा ही होगा, देखना। और एक रिसर्च किया मैंने, माइम्स के सारे स्टाफ का रिसर्च किया, जितने भी स्टाफ है, स्टूडेंट है, सबका, मैं एक तरफ चार्ट बनाया बॉयज और एक तरफ गर्ल्स का, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच में। ये मनी मैनेजमेंट अगर किसी से सीखना है तो वो किससे सीखना चाहिए, गर्ल्स से। किससे सीखना चाहिए, मतलब सच में माइंड ब्लोइंग है, मैं आपको भी बोल रहा हूँ, आपको भी पैसे कैसे मैनेज करना है। हमने 500 बॉयज
और 500 गर्ल्स के ऊपर स्टडी की, और मैं बिना ऑब्जर्वेशन की बात नहीं कर रहा, मैं खुला बता रहा हूँ, और आप बिल्कुल बात को यस करोगे। प्राइवेट जॉब वालों की, प्राइवेट जॉब में 500 हमारे पास सैंपल नहीं थे, तो हमने 100 की 100 प्राइवेट जॉब वाले लड़के, 100 प्राइवेट जॉब वाले लड़कियां, और गवर्नमेंट जॉब जिसकी ऑलमोस्ट सेम सैलरी होती है 500 का, स्टडी किया और सबका सेम ईयर लिया। इसको भी माना कि 4 साल हुए, इसको भी 4, या इसको भी 3, इसको भी 3, जॉब में सेम टाइम हुआ है। अगर माना कि हमने 3 साल की स्टडी किया, कि 3 साल हो गए जॉब में, 500 बॉयज के ऊपर स्टडी की, 500 गर्ल्स के ऊपर, 500 बॉय जो इतना खर्चा भी नहीं करते, कंजूस भी होते हैं उनमें से कुछ लोग, पैंट हर पैंट शर्ट हर बार प्रेस करके भी नहीं आते, झटक के पहन के आ जाते हैं, हर जगह भी ऐसे, मतलब इतना खर्चा भी नहीं करते, बावजूद इसके उसके अकाउंट में 1 लाख रुपए से कम है ओनली। 3 साल की सैलरी में चाहे उन्होंने 36 लाख गवर्नमेंट से ले लिए होंगे या 30 ले लिए होंगे, या 4 साल है तो 40-45 लाख ले लिए होंगे, उनके अकाउंट में प्रेजेंट में कितना रुपया मिलेगा? कुछ के तो 10-15 हजार, इससे ज्यादा नहीं मिलते। और गर्ल्स 3 साल अगर हुए हैं या 4 साल, सेम अगर निकालूं, इसके अकाउंट में मिनिमम से मिनिमम, और अपीयरेंस से लगता है कि खर्चा ज्यादा कर रही है। हाउ टू मैनेज, आई डोंट नो। हर चीज ये जोर से वही बोल रहे हैं कि जिनके पास कुछ है नहीं, इससे पता चल रहा है तुम मतलब तुम पागल हो इस चीज के लिए, ये गलत है, ऐसा नहीं है। इनको अच्छे से पता है मैनेज कैसे करना है, सच ईमानदारी बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से। जरूरत होती है वहीं पे खर्च होता है, और लड़कियों का हिसाब काबिल तारीफ है। माना कि 5 हॉस्टल से 5 लड़कियां गई घूमने, एग्जाम्पल के लिए कितनी गई, और 5, इसका भी रिसर्च है, 5 लड़के गए घूमने, 3 दिन बाद वापस आते हैं अगर, माय गॉड। सुनना, मैं देखो सच बात बता, लाइफ से रिलेटेड बात है, 2 मिनट लूंगा लेकिन बहुत काम की बात, आपको सीखना चाहिए। 5 लड़कियां गई, 5 लड़के गए, लड़के लोग वापस आते हैं, आते ही सो जाते हैं कि हिसाब कर लेंगे, छोड़, एक के जेब से 3,000 खर्च हुए, एक के 7,000 हुए, एक के 6 के हुए, वापस जोड़ेंगे नहीं, टोटल कितना खर्च हुआ? लड़कियां वापस आते ही सबसे पहले 978.5 मेरे से हुए, 1022 तेरे से हुए, मेरे से कम हुए, तेरे से ज्यादा हुए, भाई लू फटाफट 22 रुपए ले ले भाई, 22.5, 50 पैसे बाकी है भाई, तू ले ले फटाफट तेरे। और ये भी बोलेगी हाँ दे दे, ठीक है 1 रुपया कम है, तो वो बोलेगी नहीं 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 23 रुपए दे। हिसाब में एकदम पक्की होती है लड़कियां, यस और नो? परफेक्ट, 1 रुपया भी ऊपर नीचे नहीं होता, तब तक मामला जमता नहीं है। और एक और फैक्ट, दुनिया का सबसे कड़वा सत्य बता रहा हूँ, जो अभी आप बता रहे थे बहू वाला एग्जाम्पल। 4 लड़कियां घूमने गई, सुनो मस्त बात, रियलिटी है भाई, देखो रियलिटी से हम कभी भाग नहीं सकते, प्लीज सुनो सुनो। घूमने जाते हैं तो घूमने जाते, ठीक है, माना कि इनके साथ में बॉयज भी घूमने गए, इनके बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर घूमने गए, और लड़के कितने गए घूमने? 2 लड़के घूमने गए, 2 के बेस्ट फ्रेंड है, 2 के बेस्ट फ्रेंड नहीं है। अब स्टाइल देखना लड़कियों की, ये 2 लड़के माना कि इनके बेस्ट फ्रेंड है, अब ये सारा खर्चा है ना यहाँ से करवाएगी। और सुनना, पूरी बात सुनना अच्छे से, इनको भी आइसक्रीम खिलाएगी कौन? ये लड़कियां। जब कभी भी ये वापस अकेली घूमने जाएगी लड़कियां, तो वो उस दिन तो मैंने खिलाया था, आज तो तू खिला दे। वो और इनको पूछ, ये खिलाया किससे? इधर से आया, ये भी एक चलता है भाई, तो इसलिए ह्यूमन नेचर है, टेंडेंस। मैं इसी प्लेनेट पे रहता हूँ, मैं पी के नहीं हूँ, ठीक है, और जाता है। अब आता है, देखो सुनो, ये रियलिटी है, कोई भी ये क्या है? ट्विटर नहीं, ये पॉइंट तो चलो इसको छोड़ दो, लेकिन मनी मैनेजमेंट है ना, सच में लड़कियों से, इसलिए मनी मैनेजमेंट हमारी मदर के हाथ में होता है, तो पैसे बचा। जब मदर बोलती है मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, तो मान के रखना कि 10-20 हजार है उनकी पेटी में, 1 रुपया भी नहीं है मेरे पास पैसे, इसका मतलब 10-20 हजार है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब समझ जाना है। और ये पता चला लॉकडाउन में, जब चलेगा नहीं तो क्या करेगी, ये लोग पैसे, उस समय जो पैसे देंगे, जो चेंज करवा के आओ, मिल गए किसी के साथ में 60-70 हजार, पता नहीं 500 करते करते वो अपने लिए करती है एक्चुअली, लेकिन वो मान के चलती है मेरे पास नहीं है। और लड़के को 200 रुपए चाहिए होता है, लड़के की हिम्मत नहीं अपने पापा से मांग ले, तो वो मांगता है किससे? मम्मी से। किससे मांगता? मम्मी से। पापा को बोलता नहीं, मम्मी को बोलता है, मम्मी नहीं दूंगी पैसे, ऐसे नहीं है, जोर जोर के चलाएगी, ऐसे घर में काम करती हुई, क्या है तुम्हें ऐसे? पापा जाएंगे, क्या हुआ? अरे पता नहीं इसको 700 रुपए चाहिए, किस लिए चाहिए, क्या तैयार कर, ये क्या तरीका है? ये मैं रोज मेरे को परेशान करता है, 700 रुपए कहां से लाया, अपने देता है नहीं इनकम हो, तो कोई नहीं अच्छा मतलब 700 रुपए, लड़के को बोली देख 100 रुपए दूंगी, 600 जेब में। दैट्स मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट कौन? अपनी मां से सीखना चाहिए भाई, सबसे इंपॉर्टेंट। ऐसा होता है कि नहीं होता? ये रियलिटी है, फैक्ट है ये कौन सा टेस्ट है? दिस इज खोपड़ी स्टिमुलेशन टेस्ट। स्काल्पर्स, देखो बिना ऑब्जर्वेशन, बिना फैक्ट की बात नहीं करता, अब आपको रियलिटी पता चल जाए। स्काल्प, इसलिए लड़कियों का मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है भाई, बहुत ज्यादा अच्छा। स्काल्प स्टिमुलेशन, इसमें क्या करेंगे? ब्लड सैंपल नहीं लेंगे, उसके स्काल्प को टच करेंगे। और सुनना, देखो मत प्लीज, 1 मिनट सुन लो वरना लिख के भूल जाओगे, याद रखना ही नहीं है। फीटस के स्काल्प को करेंगे टच, मतलब उसको परेशान करेंगे, सीधा बोलो परेशान करेंगे। अगर उसके परेशान होने से फीटल हार्ट रेट बढ़ जाती है तो बच्चा ओके है, फीटल हार्ट रेट नहीं बढ़ती है, बच्चा ओके नहीं है। फीटल स्काल्प को स्टिमुलेट करने से फीटल हार्ट रेट बढ़ जाती है, इसका मतलब फीटस ओके है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि एकदम तो नहीं मान सकते, उसके लिए मैनेस्टी सीएसटी करेंगे, बट अगले इनिशिएटिव यही करते हैं, धीरे धीरे हायरार्की में पढ़ते आगे, पहले स्काल्प स्टिमुलेशन, फिर इंटरनल इलेक्ट्रोड, फिर एनएसटी, फिर सीएसटी, ऐसे। तो इसमें क्या करते हैं? असेस किया, हार्ट रेट बढ़ गई, इसका मतलब बच्चा फीटस, फीटल ऑक्सीजनेशन मिल रहा है उसको, प्रॉपर ऑक्सीजनेशन मिल रहा है, समझ में आई ये बात? फीटल स्काल्प को स्टिमुलेट किया, फीटल हार्ट रेट बढ़ी। और अगर पूछ रहे कितनी बढ़ी, तो जो चल रही थी, जैसे कार्डियो मॉनिटर टेस्ट करके करते हैं तो ठीक रहता है, फीटल कार्डियो मॉनिटर जिसको कार्डियो टोकोग्राफी मशीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ये फोटो भी आ सकता है, इस नॉट सेट में नहीं, इसमें नहीं, नॉट सेट 4 में या 3 में आया था, इमेज दे दी थी, और क्या बताओ ये कौन सी इमेज है, और उसमें ऑप्शन इतने गंदे गंदे होते हैं, एक होता है मल्टी पैरा मॉनिटर,
हर कोई वही राइट करता है, क्योंकि उसमें फीटल हार्ट रेट भी चल रही है, रेस्पिरेशन भी चल रहा है, टेम्परेचर भी चल रहा है। आप सोचोगे वो मल्टीपैरामीटर मॉनिटर है, उसमें फीटल हार्ट रेट चल रही है, छोटी सी मशीन होती है, मैं फोटो दिखाऊंगा अभी, उसको बोलते हैं कार्डियोटोकोग्राफी मशीन। क्या बोलते हैं? ऐसी मशीन जिसमें फीटल हार्ट की एक्टिविटी असेस की जाती है, उसको कार्डियोटोकोग्राफी मशीन बोलते हैं। यहाँ टेस्ट करके साइड में रख देते हैं। आपने कभी अच्छे थर्ड लेवल पे काम किया होगा हॉस्पिटल में, तो कहीं आपने देखा होगा, नहीं तो आप एनएसटी में देख लोगे। तो कार्डियोटोकोग्राफी हम देखेंगे, जैसे फीटल हार्ट रेट चल रही है 120, 25, 22, 23, 24 ऐसे चल रही है, जो स्टिमुलेट करेंगे उसकी हार्ट रेट अचानक 10-15 सेकंड के लिए, एटलीस्ट 15 सेकंड के लिए 15 बीट पर मिनट बढ़नी चाहिए। उसको रूल ऑफ 15 के नाम से भी जानते हैं, बट ज्यादा फेमस इसमें नहीं है, हाइपोग्लाइसीमिया में ज्यादा फेमस है वो। मतलब क्या करना है, हार्ट रेट बढ़ती बढ़ती 15 बीट पर मिनट और 15 सेकंड बन जाए, बढ़ जाए, इसका मतलब फीटस ओके है। ओके मतलब होता है रिएक्टिव। ओके मतलब क्या होता है? नॉन रिएक्टिव नहीं बोलना, रिएक्टिव बोलना है। रिएक्टिव का मतलब है अच्छी बात है, फीटस को ऑक्सीजनेशन मिल रहा है, तो ये लिखा है, देखो पढ़ो, ये नॉन इन्वेसिव। क्या इसमें प्रिक करेंगे? इसका मतलब ये नॉन इन्वेसिव। नॉन इन्वेसिव का मतलब समझते हो ना? ऐसा कोई भी प्रोसीजर जिसमें पेन मतलब उसको प्रिक नहीं किया जाता, वो नॉन इन्वेसिव हो गया। फिल्म डिजिटल प्रेशर हल्का सा कहां पर, हेड के ऊपर, ठीक है, ए ट्रॉमेटिक। ऐसा नहीं है कोई निडल से देना प्रिक, तो ट्रॉमेटिक होगी इंजरी। ऐसा जहां पे आपको टच भी करो और इंजरी भी ना हो, दैट इज ए ट्रॉमेटिक पंचर। क्लैंप इज यूज्ड फॉर स्टिमुलेशन, क्लैंप भी यूज कर सकते हैं, कुछ भी ऐसा। एक्सीलरेशंस, आप मेट्रो स्टेशन, मॉल या ऐसी जगह जाते हो, पहली पहली बार जाते हो, कुछ लोग प्रेफर करते हैं नहीं मैं तो सीढ़ियां चढ़ जाऊंगा, कुछ कुछ का एक्सपीरियंस हो जाता है तो अपने आप को 30 मार्क समझता है, जानबूझ के लोगों को दिखाने के लिए क्या करेगा, पीछे देख के एक्सीलेटर पे पैर रखेगा, उसको पता है मैं इसमें एक्सपीरियंस हूं, मैंने 1000 बार यहां चढ़ा हूं। ऐसा लोग करते हैं कि नहीं करते? एक्सीलेटर नाम सुना है क्या? आप खड़े हो गए अपने आप को, कुछ लोग डॉट से होते हैं नीचे आने वाले पे ऐसे चढ़ के, वो ऊपर चढ़ रहे हैं नीचे आ रहे हैं, उसने कहीं से देख लिया ऐसे चढ़ते हुए, उसने ये नहीं सोचा ऊपर जाने वाले पे ऊपर चढ़ना होता है ना? इसलिए सही डायरेक्शन में मेहनत करना भी जरूरी है। आप में ताकत कितनी भी, आप कितना भी जोर लगा लो, गलत ट्रेन में बैठ गए तो नीचे जाओगे, ऊपर नहीं जाओगे। तो एक्सीलेटर का मतलब होता है बढ़ना। एक्सीलेटर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब हार्ट रेट क्या हो रही है, बढ़ रही है। कितनी बढ़नी चाहिए कूदे तो? 15 बीट, कम से कम कितने सेकंड के लिए? अब लिख लो, जो चीज जब तक नहीं आती है तो बहुत डर लगता है। पहली पहली बार जब लिफ्ट में ऐसे वो क्या बोलते हैं उसमें, वो एक्सीलेटर है ना, ऐसे लगता है ना, ये पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे भाई मेरे को तो बहुत डर लगता है। आपको नहीं लगता डर? नहीं लगता? आप ज्ञानी हो। इमेज भी आ सकता है, देखो ये निडल नहीं है, हाथ है, फिंगर है, निडल नहीं है, देखना उसमें निडल था। स्कैल्प स्टिमुलेशन और स्कैल्प ब्लड सैंपलिंग में डिफरेंस है, समझ रहे हो ना? समझो। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट भी है ना, अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं लड़के लोग। अच्छा कुछ ऑफलाइन स्टूडेंट है वो भी ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं क्या? कुछ बोल रहे हैं सर आई एम ऑफलाइन स्टूडेंट बट ड्यू टू माई सिकनेस आई एम एट होम। झूठ बोल रही है, कुछ कुछ ऐसे बोल रहे हैं। आगे बढ़े प्लीज, जल्दी को। मैंने सच कह रहा हूँ, कल प्रोग्राम आप लोगों के लिए है समोसे से प्रोग्राम का कोई कनेक्शन? इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन। नाम सुना लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन? एक होता है फ्लाइट ऑफ आइडियाज, एक होता है लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन। फ्लाइट ऑफ आइडिया तो मेनियम होता है, जिसमें एक आइडिया से दूसरे आइडिया का कनेक्शन होता है, लेकिन हवा में उड़ता है डिस्ट्रक्शन की वजह से। मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूं, मत पूछो, मेरा भुवनेश्वर हो गया, दिल्ली हो गया, और एक दिन मैं ब्लू शर्ट पहन के पेपर देने गया, ब्लू पर से हर एक में सिलेक्शन हो जाता है, ऐसे करके हवा में फेंकना, ये क्या होता है? तो ऐसी बातें तो मैं नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन का मतलब दो बातों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता, ये स्किज़ोफ्रेनिया में पाया जाता है। एक आइडिया का दूसरा आइडिया से कनेक्शन नहीं है और वो एक से दूसरे में शिफ्ट हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? एसोसिएशन ऑफ लूजनिंग या लूजनिंग ऑफ। हाँ, तो मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं प्रोग्राम बोल रहा हूँ तो समोसे बोल रहे हो, कोई कनेक्शन नहीं है। देखो मैं समोसा खाता नहीं, और जो चीज मैं खाता पीता नहीं वो मैं खिलाता पिलाता नहीं। चुप रहो, मैं नहीं खाता। लिख लिया आपने? डन। देखो ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चुप रहो अब, चुप रहो, पेशेंस जरूरी है, ज्यादा जोर से चिल्लाने से कुछ होगा नहीं, चुप रहो। लास्ट वाला स्लाइड क्या था? फीटल स्कैल्प स्टिमुलेशन। इसमें क्या है? फीटल स्कैल्प स्टिमुलेशन बट इंटरनल, उसमें से फीटस को वहां से प्रेशराइज करना ओनली। इसमें इलेक्ट्रोड इंसर्ट करेंगे एमनियोटिक कैविटी में, ये ज्यादा स्पेसिफिक है। सेम है, बस इमेज ही डिफरेंस है, पर्पस सेम है, जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग। इंटरनल फीटल मॉनिटरिंग, वेजाइनल कैनाल से एक इलेक्ट्रोड होता है स्पेशली, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रोड,
तो इस इलेक्ट्रोड की वाइब्रेटिविटी की वजह से क्या फीटल हार्ट रेट कम हो रही है कि नहीं हो रही? मतलब वही है, फीटल हार्ट रेट कम हो रही है कि नहीं हो रही? सेम पर्पज सेम, ओनली प्रोसीजर में थोड़ा चेंजेस है। उसमें स्कैल्प को स्टिमुलेट करते हैं, इसमें पूरी एमनियोटिक कैविटी में इलेक्ट्रोड डाल के फिर इसमें लाइट का कुछ प्रेशर लगाते हैं। इसकी वजह से कितना क्या फीटल हार्ट रेट में चेंजेस आता है। ऐसा क्यों करते हैं? यू नो अबाउट लेबर? लेबर में यूट्रस में क्या होता है जी? कॉन्ट्रैक्शंस। ये इसलिए पता करने के लिए किया जाता है कि अगर बाई चांस कि इतना सा भी अगर प्रेशर सहन नहीं कर पा रहा फीटस, स्केल को स्टिमुलेट किया, ब्रेडिकार्डिया हो रहा है, अगर इंटरनल मॉनिटरिंग किया, अगर ब्रेडिकार्डिया हो रहा है, तो ये किसी भी हालत में यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को सहन नहीं करेगा। इसका मतलब वजन डिलीवरी के लिए हमें आईएस में डाल दो इसको, एंड टाइम पे एलएससीएस करना पड़ सकता है। मैं जो भी सिजेरियन सेक्शन करना पड़े, एलएससीएस यूएससीएस जो भी करना पड़ सकता है, मतलब वजन डिलीवरी पॉसिबल नहीं होगी। तो ये पहले से फाइंड आउट करने के लिए कि क्या फीटस थोड़े मोटे कॉन्ट्रैक्शन सहन कर रहा है कि नहीं कर रहा, छोटी मोटी मूवमेंट भी सहन नहीं कर रहा, इसका मतलब तो यही है कि इसको यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं होंगे और ये वजन डिलीवरी पॉसिबल नहीं होगी। तो फीटस वेलबींग का पता करने के लिए, छोटे मोटे स्ट्रेस सहन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसका पता करने के लिए ये सारे टेस्ट थर्ड ट्राइमेस्टर में किए जाते हैं। बायोफिजिकल सारे किसमें किए जाते हैं? थर्ड ट्राइमेस्टर। नहीं है तो फिर नहीं होगा। वो अगर वर्टेक्स नहीं है, सो लेस देन 1 ml। नहीं, स्कैल्प प्रॉपर्टी लेते हैं इंटरनेशनली, स्कैल्प प्रेशर रहता है इसमें, थोड़ा बहुत इकट्ठा हुआ रहता है प्रेशर की वजह से, इसलिए लेस देन 1 ml लेते हैं। जल्दी लिखो प्लीज, ये बजेगा कल। स्पीकर है बहुत जोर से बजता है ना, कल बजेगा, कल आज नहीं, तो कल पूरे दिन। क्या अरे अच्छा प्रोग्राम होता है नॉर्थ साइड वाले में, तो आपको सबको आना चाहिए किसी हालत में। उस दिन तो मैं भी मोटिवेट हो जाता हूँ, उस दिन मुझे भी लगता है माय गॉड इतने टैलेंटेड बच्चे कहाँ थे, क्योंकि उस दिन बच्चे इतने मोटिवेट रहते हैं, वो चाहते हैं हमारे पास सब कुछ है, हमने ऐसे पढ़ाई किया, वो किया, ये किया, और बच्चे बेचारे बोलते भी है भगवान कोई भी हम दिलवा देना, और जो उनकी चॉइस है अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मिल जाए, भगवान से शिकायत करना शुरू कर देते हैं, हे भगवान तूने मेरे को ये फर्स्ट चॉइस क्यों नहीं दिलवाया, अरे तो कल तक तो बोल रहा था कोई भी दिलवा देना, अरे इंस्टीट्यूट एलोकेट हुआ उससे पहले तो दुआ कर रहा था कोई भी दिलवा देना। इंसान इसलिए सेटिस्फेक्शन के मूड में रहता ही नहीं है, उसको जितना भी मिलता है उसको लगता है कम है, ये थोड़ा ठीक नहीं है। कुछ कुछ लोग तो सीधे बोलते हैं मेरा तो सिलेक्शन पक्का था, मैं तो ऐसे ही पेपर देने गया था। आज की तारीख में पक्का सिलेक्शन किसी का नहीं होता, चाहे वो कितनी 30 मार्क आनो, थोड़े से चूक गए, थोड़े से आपके पढ़ते पढ़ते पेपर कंसंट्रेशन लूज हुआ, इधर देखा और पेपर से ध्यान भटक गया, बाई चांस भटक गया, तो मेरिट सीधी 230 और लड़के वो फिर ध्यान भटक गया, ये तो मामला डेंजर है, ज्यादा ध्यान, क्योंकि मेरी सीटें कम है, बहुत कम है, तो लड़कों का ध्यान नहीं भटकना चाहिए। इससे क्या कनेक्शन है? इससे कुछ नहीं होता। मैं जब पढ़ता था, ये क्लास है, ऐसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ सिंपल, जैसे टीचर यहाँ खड़े होकर पढ़ा एग्जांपल के लिए, पढ़ता था जहाँ भी, 2 या 3 लाइन लड़की अलग लाइन, ऐसे नहीं है कि हम जैसे बैठे जब साथ में, ऐसा नहीं है, तो अलग लगता, तो जैसे 2 या 3 हो, कभी 3 या कभी 2, बाई चांस कभी 3 या कभी 2, जस्ट थर्ड या फोर्थ में, या फिर सीट थी अपनी, लेट जाओ तो जल्दी जाओ, अपनी सीट कहाँ रहेगी, फिक्स रहेगी, बाद में जाओगे तो उनको पता है वो आने वाला यही, बैग अपने साथ वाले ले जाते हैं, वहां रख देते, ले जाके अपन आ जाते और बैठ जाते, लास्ट में टीचर के साथ साथ एंट्री करते, पहले 4 महीने तक तो यही किया एकदम वही, आज तक। पिछले बैच में तो मेरे को बैचमेट भी था, कोई पुराना स्टूडेंट वापस पढ़ाई करने आया था, तो ऐसे करके एक दिन मिल गया, सर अपन साथ में पढ़े थे, ठीक है, पिछले दिन से 2 बैच छोड़ के, कभी सच कह रहा हूँ और कैमरा के सामने कह रहा हूँ, टीचर की हिम्मत नहीं होती थी कि क्वेश्चन पूछ ले, सुन लो, कोई भी क्वेश्चन पूछना होता था ना, ऐसे एक हाथ ऐसे रहता, कोई बताएगा क्या, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं ज्ञानी था, इसका मतलब सिर्फ ये है कि कल जो चीज पढ़ाएंगे, अपने थियरी, अपने सॉन्डर्स और उससे रिलेटेड एमसीक्यू, पीआर है, टारगेट है, सॉन्डर्स है, मॉस भी है, उससे अपन पढ़ के जाएंगे, मस्त मस्त पढ़ के जाएंगे, और पढ़ाते पढ़ाते थोड़े भाई साहब ऊपर इधर होता है, सर ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता है, बाई चांस हो सकता है सर, ऐसा नहीं होगा, तुम तो जल्दबाजी बोल रहे हो, सर गलत बता दिया, सर ऐसा हो सकता है, तो ये चीजें आप अगर जिस दिन आप ऐसी प्रैक्टिस शुरू कर दोगे, हमारी दूसरी हो जाएगी। एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो अपना टॉपिक पढ़ाते हुए पहले पढ़ के आता है, कोई नहीं है। अरे तुम लोग सारे मैच्योर हो, 25 साल की एज के ऊपर हो, अडल्ट, हाँ 20 से ऊपर तो ना। अडल्ट कोचिंग में एक रूल होना चाहिए, पढ़ाने वाले को पढ़ाने आने से पहले पसीना स्टार्ट हो जाना चाहिए, इसको बोलते हैं अडल्ट कोचिंग। रियल में कोचिंग यही होती है कि पढ़ाने वाला है उसको पसीना आना चाहिए, कि क्या पता बच्चे कहाँ फंसा दे, रियल स्टडी ये होती है। अब तो हमें ऐसे पढ़ाना पड़ता है जैसे हम आपकी क्लास वालों को पढ़ा रहे हैं, लिखो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, तुम्हारी लाइफ का सवाल है, ये अब क्या जिंदगी है, तुम्हारे अंदर इतनी क्रेविंग होनी चाहिए, टीचर ओ माय गॉड हे भगवान आज बचा लेना, 500 जने हैं, कोई ना कोई फंसा ही लेगा, ऐसा होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं है पता नहीं, ऐसा होना चाहिए, इतनी हिम्मत तो चाहिए, नहीं होगा तो फिर कैसे चलेगा। ये हो गया इलेक्ट्रोड हो गया। अब आता अल्ट्रासाउंड मार्कर्स, अल्ट्रासाउंड से एक मार्कर टेस्ट करते हैं स्पेशली डाउन सिंड्रोम की स्क्रीनिंग के लिए, किसकी स्क्रीनिंग के लिए, उस टेस्ट का नाम है नकल ट्रांसलूसेंसी टेस्ट, पूछा भी था लास्ट क्लास में, याद है किसी को, किसी ने क्वेश्चन मार्क करके छोड़ा नहीं, मैंने पूछा था याद है या नहीं है, नकल ट्रांसलूसेंसी टेस्ट कब करते हैं, कौन सी डिजीज के लिए करते हैं, स्क्रीनिंग के लिए, बहुत सारे क्रोमोसोमल, उसमें भी प्रायोरिटी पूछ ले तो डाउन सिंड्रोम, प्रायोरिटी पूछ ले तो 11 से 14 वीक पे करते हैं, ऑक्सीपिटल में यूएसजी से थिकनेस चेक करते हैं, मोर देन 3 mm होती है तो ये पॉजिटिव माना जाता है। 3 क्वेश्चन बनते हैं इनमें से, नकल ट्रांसलूसेंसी टेस्ट कब करते हैं, तो
कल तो आओगे ना सब? कल अगर नहीं आए ना, आप शायद धोखा हो गया। आप शायद धोखा कैसे हुआ? चावल खिला दिया। हाँ तो क्या, राइस इज वेरी नाइस थिंग्स। ये राजस्थान ही है जिसमें लोग राइस नहीं खाते। राजस्थान के बाद कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है। यहाँ के लोग एनी टाइम महीने में 30 दिन 60 टाइम चपाती खाते ना, तो बार बार लोग आके बोलते तुम लोग चपाती से बोर नहीं होते क्या? ये सारे का स्टेटमेंट है। तो रोजाना चपाती इज नॉट ए गुड थिंग्स। समटाइम्स हम अलग अलग। भाई जरूरी है, मैं तो कह रहा हूँ, मेरे को तो चपाती के अलावा दूसरी चीजें भी ज्यादा पसंद है। राइस पता नहीं वो कौन कौन। चुप रहो आप, तुम मत बोलो ज्यादा। एक एक एग्जांपल है, मैं बताऊंगा नहीं आज, कभी भयंकर गुस्से में होगा तब बताऊंगा। कभी भयंकर गुस्से में हो तो बताऊंगा, रियलिटी बताऊंगा एक आपको। हो गया? प्लीज जल्दी करो। आगे बढ़े। ये यूएसजी की स्कैनिंग में थिकनेस है अंदर की स्किन का। हाँ, ये अगर मोर देन 3 mm हो जाए, नक्कल थिकनेस बोलते हैं उसको। ठीक है ना, स्पाइनल कॉर्ड की थिकनेस के बारे में, नक्कल थिकनेस के बारे में पूछा है। अगर ये मोर देन 3 mm हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है उसमें भी। कौन सा सिंड्रोम होने के चांसेस ज्यादा है? डाउन सिंड्रोम को ट्राइस्मिथ जी बोलते हैं। डाउन सिंड्रोम को मंगोलियन सिंड्रोम बोलते हैं। सारे क्रोमोसोम में सबसे छोटा क्रोमोसोम कौन सा होता है? 21 ही होता है। वो अगर एक्स्ट्रा हो जाए तो उसको डाउन सिंड्रोम बोलते हैं ना। टर्नर भी हो सकता है लेकिन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट वही है। ये डाउन सिंड्रोम हम पढ़ चुके हैं, डाउन सिंड्रोम के साइन पढ़ चुके हैं ना, याद है कि नहीं है किसी को? सुनो, अगर कोई फीटस डाउन सिंड्रोम का फीटस है, वो अगर पैदा होता है, तो उसमें क्या क्या साइन आएंगे? 5-7 साइन इंपॉर्टेंट है, ज्यादा नहीं है। अगर मैं स्टार्ट करूँ एड से, तो उसका जो ऑक्सीपुट है वो कैसा रहेगा? फ्लैट रहेगा। और उसका आईक्यू कैसा रहेगा? सब नॉर्मल, लेस देन लो। डाउन सिंड्रोम के बेबी का आईक्यू कम रहेगा, उसको बोलते हैं डेवलपमेंटल डिले या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोल सकते हैं। मेंटल एज के अकॉर्डिंग, उसकी जो बर्थ एज के अकॉर्डिंग मेंटल एज क्या रहेगी? कम रहेगी। आईक्यू कम हो गया, हेड फ्लैट हो गया, आंखों में आओगे तो एक स्पेशल टाइप का स्पॉट दिखता है, उसको बोलते हैं ब्रूसफील्ड स्पॉट ऑन आइरिस। क्या बोलते हैं उसको? कहीं है क्या, लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा होगा। ब्रूसफील्ड स्पॉट ऑन आइरिस। फिर उसके बाद में हेड छोटा ही रहेगा, ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा। यहाँ से थोड़ा थोड़ा आगे आओगे तो फिर हार्ट की, कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट के चांसेस ज्यादा रहेंगे। कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट के चांसेस ज्यादा रहेंगे। ये बेबी की आंखें हैं, ये कान है। नॉर्मली हमारे सब में क्या होता है, ईयर का जो अपर पार्ट है वो आई की लाइन के इक्वल होता है, लेकिन डाउन सिंड्रोम के बेबी में कान नीचे होते हैं, उसको बोलते हैं लो सेट ईयर। क्या बोलते हैं? तो क्या हो गया? फ्लैट ऑक्सीपुट, डिले आईक्यू, लो सेट ईयर, ब्रूसफील्ड स्पॉट ऑन आइरिस, एक एपिक वर्ड इज नॉट इंपॉर्टेंट। और ये बाद में बच गया कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट। और डाउन सिंड्रोम का बेबी, इसका मतलब क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है। और क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी का मतलब सिंगल तो होने के चांसेस नहीं, और भी कुछ साथ में होता है, मल्टीफैक्टोरियल होता है हमेशा। फिर इससे थोड़ा सा आगे आओगे, आगे आओगे, अब फिर क्या, कहाँ, सीधा पैरों में चला जाता हूँ। ये मेरा हाथ है, ये 4 अंगुलियां हैं, और ये अंगूठा, इसको थंब बोलते हैं जैसे एग्जांपल के लिए। पैर में, हाथ में तो चलो दूर है, पैर में क्या होता है? पांचों पास में ऐसे रहते हैं, दूर दूर नहीं रहते। लेकिन डाउन सिंड्रोम के बेबी में इस फर्स्ट फिंगर, इसको थंब ग्रेट टो और दूसरी फिंगर के बीच में गैप ज्यादा होगा। उसको जैसे आप सैंडल पहनते हो, सैंडल कौन सी, डंडी वाली, इसके बीच में गैप है, उसको बोलते हैं सैंडल गैप। क्या बोलते हैं? सैंडल गैप। सैंडल नहीं, सैंडल। मतलब सैंडल पहनते हो तो बीच में गैप होता है, तो सैंडल गैप कौन सी चीज में देखने को मिलता है? डाउन सिंड्रोम में देखने को मिलता है। और बाकी चीजें नॉर्मली, इतना याद रखना है। और एक हाथ में सीनियन पाल्मर क्रीजेस देखने को मिलती है। कौन सी पाल्मर क्रीजेस? सीनियन पाल्मर क्रीजेस देखने को मिलती है। ये 7 फीचर होते हैं जो डाउन सिंड्रोम के बेबी को होता है। तो ये थोड़ा सा आप पढ़ोगे का, कहीं और पढ़ोगे, ये मेरे सामने आ गया तो इसमें बता दिया आपको। ये क्वेश्चन भी आया हुआ, ये भी आया हुआ, सब आए हुए हैं, क्या करना, छोड़ो। अब ये समरी है, अल्फा बीटा प्रोटीन, अमीनो सिंथेसिस, ब्लड टेस्ट, सीवीएस, फोटोसिंथेसिस, नकल ट्रांसलूसेंसी, शायद आपने पढ़ लिया होगा पहले, आई डोंट नो। पहले ये बनाई थी टेबल? अच्छा सॉरी, मैं ऑनलाइन में भी ये टॉपिक चल रहा है, मैं भूल जाता हूँ क्या पढ़ा दिया क्या नहीं। अच्छा, उनको ये पढ़ा दिया था। कितना बोरिंग लगता होगा सेम ही टॉपिक पढ़ाना। मैं ये टॉपिक आपको यहाँ पढ़ा के जाऊँ, फिर ऑनलाइन वालों को वापस एयर से पढ़ाऊँ, तो कभी कभी ऐसा लगता नहीं है क्या दुनिया क्या लाइफ है। आप जब टीचर बनोगे तो आपको पता चलेगा, आपको इतना ऐसे लगेगा एक ही काम 10 बार करना कितना बुरा लगता है। सेम, आप कुछ लोग बोलेंगे पैसे, इसका कोई पैसे कनेक्शन नहीं है। सब्जेक्ट कितने चेंज करेंगे, मैंने सारे तो चेंज कर लिए धीरे धीरे। स्टार्टिंग फंडा से की थी, फिर प्रिया की तरफ, फिर है उसमें क्या होता है? नहीं, उससे क्या लेना देना इससे, मतलब नहीं, आप खाओ। चुपचाप लिखो जल्दी, है ना, चुप रहो, ज्यादा बोलो मत। ये वैसे लिखना नहीं था, क्योंकि तो समरी है जो पहले पढ़ा है वही।
मैं तो ऐसे ही मैंने सोचा तुम लोग बोल दोगे सर ये तो सब लिखा हुआ है, क्या बार बार लिखा रहे हो, और फिर भी मैंने सोचा ठीक है तुम बोल रहे हो तो क्या सच में लिखना था क्या आप लोगों को है? मुझे तो नहीं लगना ये लिखना था। ठीक है मान लिया रे कि तुम मेरी बात नहीं मानते, इससे पता चल गया कि तुम नहीं मानते। क्या हो जाएगा? तुरंत ले जाओ तुम, जो मर्जी है करना ले जाओ। हाँ हाँ किसमें जाता है? हाँ और किसमें जाता है? हम्म हाँ 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 अच्छा अच्छा इसमें ये काट रहा हूँ हाँ हो गया गलती से। देन अब आता है फीटल लंग मैच्योरिटी टेस्ट, बायोकेमिकल की बात करेंगे हम। आगे बढ़ूंगा तो बोलो फीटल क्या ऐसे कर रहे हो तुम, इतने बदमाश हो गए कि मतलब पूरा पूरा डिक्टेट करते हो लाइन टू लाइन, उसके बाद भी बोलते हो नहीं अभी हुआ नहीं, वैसे गलत बात है, ये बात सही नहीं है, नॉट एक्सेप्टेबल। आज एएनसी टॉपिक पूरा होना चाहिए किसी हालत में, लेबर स्टार्ट होगा नेक्स्ट क्लास से, सीधा फंडा है, तुम धीरे पढ़ोगे तो बिना एएनसी के लेबर करवाओगे, दिक्कत होगी फिर। मैं चाहता हूँ पूरी एएनसी हो फिर लेबर हो, पर बिना एएनसी के लेबर इज कॉम्प्लिकेटेड लेबर, तो प्लीज बी कॉन्शियस बी अवेयर बी अलर्ट, एएनसी मस्ट बी जरूरी। अब आता है फीटल लंग मैच्योरिटी, वैसे तो नहीं पढ़ना होता है, बस चार पांच नाम है लाइन टू लाइन याद रखना है। हमें कैसे पता कि लंग मैच्योर है? एल एस रेशियो, लेसिथिन और स्पिंगोमाइलिन ये दो लिपिड है, कौन से लिपिड है? अच्छा फॉस्फोलिपिड कौन सा लिपिड होता है? कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स या कंजुगेट एक ही बात है, लिपिड तीन टाइप का, सिंपल कॉम्प्लेक्स डेराइव्ड। तो ये कॉम्प्लेक्स लिपिड की डेफिनेशन क्या है? ऐसा कोई भी लिपिड जो लिपिड प्लस नॉन लिपिड से मिलकर बना होता है उसको कॉम्प्लेक्स लिपिड बोलते हैं। तो ये फॉस्फेट प्लस लिपिड से मिलकर बना होता है, सुनो इधर आओ। आपको पता है आप क्या बातें करते हो, एक्स्ट्रा कब बताता है लेकिन देखो इतना फास्ट बोलता है, एक लाइन ऐसे करे तब तक दूसरा आ जाता है। तो भाई देखो फ्री में सफर करना है तो गाड़ी आपके हिसाब से नहीं रुकेगी, एक्स्ट्रा तो फ्री का ज्ञान है, वरना मैं लाइन टू लाइन चलूंगा तो सब पूरा लिखवाता हूँ ना, एक्स्ट्रा में आपको जो कैच करेगा वो कर लेगा। तो गालियां भी आप खूब देते हो, एक्स्ट्रा बता दो पूरा लेकिन पता ही नहीं चलता क्या है एलएस, इतना शॉर्ट कौन लिखता है? मैं लिखता है लेसिथिन स्पिंगोमाइलिन, ये दोनों क्या है? क्या है? फॉस्फोलिपिड, थोड़ा थोड़ा धीरे लिखूंगा ठीक है भाई, मैं ज्यादा लोगों की गालियां नहीं सुन सकता। फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड का मतलब क्या होता है? कंपाउंड लिपिड। कौन सा लिपिड? कंपाउंड लिपिड का मतलब क्या होता है? लिपिड प्लस नॉन लिपिड, ऐसा कोई भी लिपिड जो लिपिड प्लस नॉन लिपिड, तो कंपाउंड प्रोटीन का मतलब क्या है? प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो लिपिड कौन? जैसे हो गया लिपिड हो गया कोई भी एक पार्ट प्लस फॉस्फेट, लिपिड प्लस फॉस्फेट इज इक्वल टू फॉस्फोलिपिड, लिपिड प्लस फॉस्फेट इज इक्वल टू फॉस्फोलिपिड। तो लेसिथिन और स्पिंगोमाइलिन क्या है? फॉस्फोलिपिड है। ठीक है, ये कितने होने चाहिए नॉर्मली? अगर लंग मैच्योर है, लंग फीटस के मैच्योर है तो 2:1। अब आप बोलोगे सर 28 वीक पे भी जीवित रहता है ना, जीवित रह सकता है बट अंडर सपोर्ट 1:1 होता है 28 वीक पे, कितना होता है? तो 28 वीक पे जन्म लेगा तो सर्वाइव तो कर लेगा, बट चांस है कि उसको मिस्टेक हो सकती है, इसीलिए बोलते हैं 36 के बाद में बेबी अगर डिलीवर होता है तो लंग मैच्योर है तो उसको रेस्पिरेटरी सपोर्ट की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। 28 वीक के बाद पड़ सकती है, इंक्यूबेटर पे डालना पड़ सकता है, पीपीवी मोड पे डालना पड़ सकता है, ईटी ट्यूब डालनी पड़ सकती है, सीपैप पे डालना पड़ सकता है अकॉर्डिंग टू नीड, उसी अकॉर्डिंग। तो ये हो गया लंग मैच्योर 2:1। 28 वीक पे कितना होता है? 1:1, 1:1। 28 वीक पे 1:1, 2:1 कैसे होगा 28 वीक पे? क्या बोल रहा है वापस बताना। अच्छा अच्छा बताओ क्यों आप बोलो, बोलो बोलो, मैं भी आज सुन रहा हूँ पहली बार, आई पहली बार सुन रहा है। अच्छा अच्छा, अंदर ऐसा क्या होता है? सर ने बताया पीरियड, चलो मैं सर से पूछ लूंगा, तो फिर स्टूडेंट क्यों देते हैं? फिर 2:1 है तो फटाफट डिलीवरी करो, 8-10 वीक को 2 महीना वेट क्यों करना? फिर 2:1 हो गया ना, 28 वीक पे 2:1 हो गया ना अपने अकॉर्डिंग, डिलीवरी करो फटाफट खत्म, वेरी मैच्योर। 40 वीक वेट क्यों करना है? टुडे आई विल डिस्कस, हो सकता है मैं गलत हूँ, डोंट वरी। तो 2:1 हो गया फिर वापस कम हो गई। चलो बाबू जी इस टॉपिक को मैं क्लास के बाद ही वापस कल वाली क्लास में पूरा क्लियरफाई कर, जैसे किया बीसीजी वाला वैसे वैसे इसको भी कर देंगे क्लियरफाई। बट इतना तो कम से कम एक चीज तो याद कर लो कि 36 वीक के बाद में 2:1 होता है, ये तो एक्सेप्टेबल है।
अब 28 वीक वाला मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि 28 वीक वाला मैच्योर, मैं फर्स्ट टाइम लिसनिंग, आई डोंट नो। नहीं है, चेक कर लिया, बट मैं ऐसे कैसे बोल सकता हूँ, इसलिए मैं तो ये बोलूंगा ना कि मैं कभी नहीं कहता भाई मैं सही हूँ, आई विल डिस्कस विद सर, बात वापस बताऊंगा, ठीक है। बाकी आप, लेकिन ये तो सही है ना, 36 वाला तो सही है ना, 28 वाला मैं पीडियाट्रिक नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए प्लीज हम बाद में डिस्कस करेंगे, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ बस, मान लो। अब आ जाओ, ये तो समझ आ गया, लेकिन ये समझे, बाकी आप देख सकते हैं ना सब जगह, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। कौन सा टेस्ट करते हैं, सेक टेस्ट, या उसको बबल या उसको क्लीन टेस्ट भी बोलते हैं। कैसे करते हैं, हम लोग एमनियोटिक फ्लूइड का सैंपल लेते हैं, उसके अंदर 96% एथेनॉल मिलाते हैं, कौन सा मिलाते हैं, फिर उसको 15 सेकंड हिलाते हैं, 15 सेकंड क्या करते हैं, फिर 15 मिनट इंक्यूबेट कर देते हैं, इंक्यूबेट का मतलब रख देते हैं, फिर उसको असेस करते हैं, अगर बबल प्रेजेंट लंग्स मैच्योर, नॉट प्रेजेंट नॉट मैच्योर, ये लिख लो एक टेस्ट, हो गया, हो गया। अच्छा एक सवाल पूछूं, ये सेक टेस्ट और कौन सी जगह करते हैं, अगर किसी ने बता दिया वो महाज्ञानी है, महा। सेक टेस्ट और कहां पर करते हैं, बच्चों से रिलेटेड है, लो ये भी इन्फ्लुएंस से रिलेटेड है, ये लो आरडीएस से रिलेटेड नहीं है, ये लो है, कौन सी वैक्सीन, वेरी गुड, डीपीटी वैक्सीन का पता करने के लिए लिखा हुआ, सुनना अभी लिखवा रहा। इस दुनिया में मोस्टली वैक्सीन दो टाइप की होती है, मोस्टली हमारे इधर राजस्थान हो या कहीं भी हो, दो जगह के मौसम होते हैं, बहुत ज्यादा गर्म होता है, बहुत ज्यादा ठंडा, तो वैक्सीन को भी दो में बांट देते हैं, ठंड से खराब होने वाली, हीट से खराब होने वाली, ये लिखिए आपने। अब दूसरा सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसमें डिस्कस करने जा रहा हूँ, वैक्सीन दो टाइप की होती है, बेसिकली होती है, तो खूब बढ़िया शॉर्ट में पढ़ते हैं, एक होती है हीट सेंसिटिव वैक्सीन, हीट, प्लीज सुनना, लड़कियों को इस बारे में ज्यादा पता होगा, सेंसिटिविटी का मीनिंग क्या होता है, सेंसिटिविटी का मीनिंग होता है फर्क पड़ना, क्या होता है, फर्क पड़ना, और रेसिस्टेंस का मतलब होता है चिकना गड़ा, डीड, आपने एंटीबायोटिक नाम सुना है, जिस किसी को रेसिस्टेंस होगा कितनी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये होता है ना, एंटीबायोटिक स्टार्ट करने से पहले ब्लड कल्चर लेना चाहिए, ये बात सुना है कि नहीं सुना, पहले क्यों लेना चाहिए, वरना रिजल्ट कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा ना, रिजल्ट मैनिपुलेटेड होगा, भाई आपने एंटीबायोटिक दे दिया, आप सैंपल ले रहे हो, जो बैक्टीरिया अंदर है वो तो मर गया होगा, सही रिजल्ट आएगा ही नहीं। तो सेंसिटिविटी क्या होती है, सेंसिटिविटी का मतलब होता है, ब्लड कल्चर सेंसिटिविटी का मीनिंग यही होता है कि ये जो मरीज का ब्लड है, इसमें कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पहला दो दो चीज के लिए होता है, एक चीज के लिए नहीं होता, इस ब्लड में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सी ड्रग से मर सकता है, और कौन सी ड्रग के लिए कोई मैटर नहीं रखती, मतलब कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कौन कौन सी ड्रग लिस्ट आती है पूरी, कल्चर सेंसिटिविटी में पूरी लिस्ट आती है 18-20 ड्रग की, कम से जितना भी आप ले सकते हो, मोस्टली 18-20 एंटीबायोटिक देते हैं, कि कौन कौन सी ड्रग सेंसिटिव है इसके लिए, तो वही देते हैं, और कौन सी रेजिस्टेंस है वो देने का कोई बेनिफिट नहीं है, ऐसे करते हैं। तो सेंसिटिविटी का मतलब यहाँ पर यही है, फर्क पड़ना, कौन कौन सी वैक्सीन है जो हीट मतलब टेम्परेचर से फर्क पड़ती है, खराब हो जाती है, ऐसी ड्रग या ऐसी वैक्सीन जो टेम्परेचर से खराब हो जाती है, फर्क पड़ता है, कुछ लोग सेंसिटिव एक डांट दो 10 दिन तक मुंह खुला के रखेंगे, उसको बोलते हैं कितनी सेंसिटिव है, और कुछ लोग होते हैं हमारे जैसे डीट, कुछ भी बोल दो फर्क ही नहीं पड़ता, दैट इज रेजिस्टेंस, तो सेम वही है, सेंसिटिविटी तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, उसको बोलते हैं ओवर सेंसिटिव, तो उसको बोलते हैं डांट सेंसिटिव, एक होता है कुछ नहीं फर्क पड़ना, डीट, तो वैसे ही बस चुप हो जाओ। हीट सेंसिटिव का मतलब होता है टेम्परेचर से खराब होने वाली ड्रग, तो इसको हम लोग टेम्परेचर से जो खराब हो जाती है, हमें किसी को अगर कोई वैक्सीन है वो भयंकर टेम्परेचर से खराब हो जाती है, हमें उसको प्रोटेक्ट करना है, तो हम उसको टेम्परेचर में रखेंगे या डीप फ्रीजर में रखेंगे, ऐसी जगह रखेंगे जहां हीट का कोई लेना देना ही नहीं है, तो इनको स्टोर करते हैं -20 पे, -20 को अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में डीप फ्रीजर बोलते हैं, या उसको फ्रोजन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, या उसको बोलते हैं डीप फ्रीजर। आपके घर पे रेफ्रिजरेटर तो होगा, मेरे घर पे मेरी जॉब लगी किराया नहीं होता, तो पहले बर्फ जमाने के लिए पड़ोसियों से जाना पड़ता था, बर्फ ला के देना। अब आप फ्रिज होता है ना, फ्रिज में बॉक्स होता है, एक पूरा फ्रिज का ढक्कन खोलोगे, एक अंदर वाला बॉक्स जिसमें बर्फ जमता है, उसका टेम्परेचर होता है -20, उसको बोलते हैं डीप फ्रीजर, और बाहर वाले वो होते हैं जो सब्जियां डालते हो तुम, कुछ भी सामान रखते हो पानी की बोतल, उसको बोलते हैं रेफ्रिजरेटर, उसको क्या बोलते हैं, उसका टेम्परेचर होता है 2 to 8, और अंदर वाले बॉक्स का कितना होता है -20। तो ओरल पोलियो वैक्सीन ऐसी वैक्सीन है, कौन सी, तो उसको कहां पे स्टोर करते हैं, वरना ये क्या हो जाती है खराब, तो ऐसी वैक्सीन जो हीट सेंसिटिव होती है उसको -20 पे स्टोर करते हैं, तो इसको अगर टेम्परेचर में रखोगे तो क्या हो जाएगी खराब, तो इसमें सेफ टेस्ट यूज नहीं करते, इसमें जो यूज करते हैं उसको बोलते हैं वीरियम टेस्ट। इसके लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, वैक्सीन वायल मॉनिटर, उसके अंदर वैक्सीन के ऊपर एक वीरियम होता है, जब तक वो लाइट होता है अंदर वाला तब तक यूज कर सकते हैं, अंदर वाला स्क्वायर क्या है, लाइट है तब तक यूज, हम वैक्सीनेशन में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। अब बात आती है सेक टेस्ट की, एक वैक्सीन कौन सी थी, हीट सेंसिटिव, तो मैं क्या इसको कोल्ड रेसिस्टेंस बोल सकता हूँ, देखो दो चीजें हैं, मैंने बोला टेम्परेचर से खराब होती है, इसका मतलब इसको ठंड से कोई फर्क पड़ता है क्या, तो रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, कोई फर्क, तो इसी को बोलते हैं फ्रीज सेंसिटिव, फ्रीज रेसिस्टेंस, फ्रीज रेसिस्टेंस वैक्सीन, ऐसी वैक्सीन जो डीप फ्रीजर से रेसिस्टेंस होती है, फर्क फर्क नहीं पड़ता, मतलब खराब नहीं होती, उसी को इस दूसरा नाम है, घबराना मत, इसी का दूसरा नाम है। अब आती है एक हीट सेंसिटिव की जगह कोल्ड सेंसिटिव, क्या फ्रीज सेंसिटिव लिख दूं, ज्यादा सही होगा, उसको बोलते हैं फ्रीज सेंसिटिव। अब बताओ, अगर ये डीप फ्रीजर से खराब होती है तो हीट से खराब नहीं होगी ना, तो इसको मैं लिख दूं हीट रेसिस्टेंस वैक्सीन, एक ही बात हुई ना, इसका उल्टा कर दो,
ये समझ में नहीं आता, इसलिए इतना टाइम ले रहा हूँ। मैं 5 बार समझा था एक बार, फिर क्लास खत्म होने के बाद बच्चे आगे बच्चे एक बार वापस बताओ इसको, इसलिए टाइम ले रहा हूँ। तो जो वैक्सीन -20 पे खराब हो रही है, इसका मतलब टेम्परेचर पे खराब नहीं हो रही। हीट रेसिस्टेंस वैक्सीन, इसका मतलब ये हुआ अगर आपने इसको -20 पे रखा तो क्या हो जाएगी। इसीलिए क्वेश्चन आता है कि -20 पे रखने, अगर डीपीटी की वैक्सीन आपने -20 पे रख दी तो आपको क्या करोगे, डिस्कार्ड करनी है। तो डीपीटी की वैक्सीन -20 पे रखने के बाद में उसको डिस्कार्ड करना पड़ता है क्योंकि खराब हो जाती है। फ्रोजन वैक्सीन शुड बी डिस्कार्डेड। क्यों? क्योंकि ये हीट फ्रीज क्या है, सेंसिटिव है। अगर आपने -20 पे रख दी तो ये डिस्कार्ड हो जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए इसका बेसिक एग्जांपल है डीपीटी। कौन सी वैक्सीन? तो डीपीटी की वैक्सीन को -20 पे कभी नहीं रखते। तो ये खराब हो, इस ये वैक्सीन खराब हुई नहीं, उसके लिए कौन सा टेस्ट कर रहे थे, ओपीवी के लिए कौन सा कर रहे थे। तो डीपीटी की वैक्सीन खराब हुई या नहीं हुई, इसका पता लगाने के लिए सेफ टेस्ट करते हैं। अगर ये क्लाउडी हो गई, वैक्सीन क्लियर नहीं है, ऐसे सेव करके देखेंगे क्लियर नहीं दिख रही है, इसका मतलब स्टार्ट। समझ आ रही? तो इसका पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, सेक टेस्ट। समझ आ गया? इतना सा बताने के लिए 10-15 मिनट लेने पड़े आपके, बट इंपॉर्टेंट है। आपको लगता होगा ये चीज है, एग्जाम में आ जाता है, कई बार भी आया हुआ और भी आ सकता है, तो ऐसे थोड़ा याद रखना। ये हम पूरा वैक्सीनेशन में पढ़ेंगे या नहीं। चलो आगे बढ़े। आपने रोटा वायरस की वैक्सीन सुनी है, कौन से रोग से देते हैं, कौन से रोग से, कितना ड्रॉप, 5 ड्रॉप, 5 ड्रॉप रोटा वायरस की वैक्सीन, ओपीवी 2 ड्रॉप। इन्फ्लुएंजा इंट्रानेजल लाइव या किल्ड, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन दो टाइप की होती है, एक होती है किल्ड, एक होती है लाइव। लाइव होती है वो इंट्रानेजल देते हैं, किल्ड होती है वो इंजेक्टेबल देते हैं। ये दोनों बातें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये फीटल लंग मैच्योरिटी हो गया, ये तो मैंने बता दिया, कुछ नहीं। अब दो 5 टेस्ट और सीधा नाम आएगा, इसमें दिमाग मत लगाना कोई भी, इसमें कोई भी दिमाग मत लगाना। फीटल लंग मैच्योरिटी के लिए 5-6 प्रकार के टेस्ट होते हैं। देखो, एक होता है फॉर्म स्टेबिलिटी इंडेक्स, अगर 47 से ज्यादा विजुअल इंडेक्स है इसका मतलब आरडीएस नहीं है। एक होता है फास्फोडाइल्ग्लिसरॉल, फ्लोरोसेंट पोलराइजेशन पर ग्राम ऑफ एल्ब्यूमिन, 55 mg ऑफ सर्फेक्टेंट है पर ग्राम ऑफ एल्ब्यूमिन फीटस में, इसका मतलब क्या है, फीटल लंग मैच्योर है। ये होता है लेमिनार बॉडी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। लेमिनार बॉडी का मतलब होता है, हमारा बैंक अकाउंट नाम सुना आपने, अरे सबका बैंक अकाउंट होगा। जब आपकी अप्रैल में जॉब लग जाएगी, मतलब मई में पेपर होगा मेंस का, तो आप जून जुलाई में ज्वाइन करोगे, 1-2 महीने बाद सैलरी आएगी। तो ऐसे करते करते आपकी सैलरी 5-10 महीने में खूब सारी इकट्ठी हो जाती है। सैलरी होती तो है एग्जाम्पल के लिए 90,000, लेकिन हर महीने में 40,000 अगर खर्च हो गया तो पीछे कितना बचा, 50,000। और अगर हमने 10 महीने जॉब कर ली तो सैलरी कितनी हो गई, 5 लाख। हमारी सेविंग कितनी है, 5 लाख। मिले कितने थे 10 महीने के, 9 लाख। हमारे पास कितने हैं, 5 लाख। तो वैसे ही कि लंग्स के अंदर सर्फेक्टेंट स्टोर कितने हैं फिलहाल, उसको बोलते हैं लेमिनार बॉडी। तो हमारे अकाउंट में पैसे सेविंग कितने हैं, उसी को बोलते हैं लेमिनार बॉडी। तो सर्फेक्टेंट स्टोर कितने हैं लंग्स में, उसको क्या बोलते हैं, लेमिनार बॉडी। तो लेमिनार बॉडी क्या है, सर्फेक्टेंट इज पैकेज्ड इन द लेमिनार बॉडी, स्टोरेज फॉर्म ऑफ सर्फेक्टेंट। सीधा मीनिंग है कि सर्फेक्टेंट की स्टोरेज फॉर्म कितनी है, मोर देन 30,000 पर माइक्रोलीटर है। इसका मतलब लंग क्या है, मोर देन 30,000 पर माइक्रोलीटर, लंग्स इज मैच्योर। फिटल लंग क्या है, मैच्योर। और हम याद करो अम्यूनिटी पे जाना कि स्ट्रो कलर का होता है और एड टर्म पे हल्का सा टर्बिड हो जाता है, बोला था, बिकॉज ऑफ वर्निक केसियोसा जो भी आप बोलते हो उसकी वजह से क्या हो जाता है, टर्बिड हो जाता है। एमनोटिक फ्लूइड में हल्की सी टर्बिडिटी आ जाए, इसका मतलब क्या है, लंग मैच्योर है। और लास्ट वाला भी याद रखना है कि एक सैचुरेटेड फॉस्फोडाइल कोलिन होता है, लेसिथिन मोर देन 500 नैनोग्राम पर एमएल है, तो भी इसका मतलब लंग में। तो बहुत सारे टेस्ट है, एक दो याद रखो तो भी बहुत है। आजकल सेक टेस्ट ज्यादा कभी आया नहीं है वैसे, पर फिर भी बाई चांस लेमिनार बॉडी आ सकता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय लेमिनार बॉडी, बस इतना सा आ जाए तो भी बहुत है, तुम्हारा गलत नहीं हो जाए। आप साइन क्या होता है, पढ़ा था कल, पढ़ लिया ना। व्हाट डू यू मीन बाय स्कार्प साइन, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कंप्लेन करते हैं सब पूरा सिलेबस पढ़ लिया, अच्छे से रिवाइज, मतलब पता नहीं 2-3 बार पढ़ लिया, फिर भी एग्जाम में नंबर नहीं आ रहे। आप भी उनमें से हो क्या कोई, आप भी उनमें, ऐसा हो ही नहीं सकता। इतना नसीब में है ही नहीं कुछ कि आपने मन लगा के एक बार भी अगर पढ़ लिया, 2 बार रिवीजन कर लिया, 3 बार रिवीजन, 20-20 दिन का रिवीजन, सिर्फ एक सिस्टम एक दिन, ऐसे करके 25 दिन का 3 रिवीजन और एक बार सिलेबस कंप्लीट ईमानदारी से अगर कर लिया और उसका अच्छी रैंक से सिलेक्शन नहीं हुआ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसा खूब सारी कंप्लेन आ रही है, सर इतना कर लिया उसके बाद भी नहीं हो रहा है, ऐसे लोग भाई क्यों है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सिलेक्शन क्या, मैं तो कह रहा हूं अच्छी रैंक से होता उसका। अब तुम रिवीजन ही नहीं किया हो तो फिर तुम्हें कुछ नहीं बोल सकता, और या फिर पढ़ाई कर ली तुम्हें याद नहीं रहता, ये दिक्कत हो सकती है। तुम्हारा मन नहीं करता पढ़ने का, जबरदस्ती किताबें लेके पढ़ना पड़ रहा है, ये दिक्कत हो सकती है आपके साथ, तो फिर दिक्कत है।
तो याद है तो फिर तुमने इसका साइन बताया नहीं। दो चार लड़कों लड़कियों ने दो चार एक दो इधर से आवाज आई, दो चार इधर से आवाज आई। अब तुम्हें ये नहीं पता, इसका मतलब ना तो तुम ओल्ड पेपर देख रहे हो, ना तुम्हारे अंदर क्यूरियोसिटी है, क्रिएटिविटी है कि हम खुद भी पढ़े कुछ। एक दिन भी एग्जाम्पल दिया था कि ओबीसी चाहे कितना भी हम पढ़े, आपको घर जाके एक बार देखना ही देखना है दूसरी बुक में से, इससे आपको पता चलेगा कि जो रिवीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा, प्रॉपर याद हो रहा है कि नहीं हो रहा। हालांकि सब पढ़ा है लेकिन आपको मान के चलना है कि हमें एक्स्ट्रा बुक में भी देखना है। आपके पास में कोई छोटी मोटी टेक्स्ट बुक ओबीसी की, ओबीसी की कौन सी बुक आती है टेक्स्ट बुक, कौन सी आती है? डीसी दत्ता। बहुत कम, आप सारे इमेज बता देंगे लेकिन आप बुक से देखोगे आपको ज्यादा याद होगा। कभी मना नहीं करूंगा मैं, क्यों पढ़ा, मेरे पढ़ाने के बाद में डीसी दत्ता में से आप पढ़ो, इससे पता चलेगा कि हाँ रिवीजन हो गया आपका इस बहाने से। हमारा मकसद ये नहीं है कि आप हमें बड़ा बोलो, नहीं आप हमें नीचे दिखाओ चलेगा, लेकिन आप लोग का सिलेक्शन होना चाहिए ना। आपका मकसद क्या भाई, सिलेक्शन ही तो है, उससे क्या फर्क पड़ेगा कौन क्या सोचे आपके बारे में। आपको पढ़ना है, जो सब्जेक्ट पूरा हो जाए फिर आप चार बुकें लेके बैठो सब्जेक्ट की, इस साइड से लेके बैठो, इस साइड पूरी फिनिश करके रखो साइड में। ऐसे जब तक नहीं करेंगे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, इससे होता कुछ नहीं है। कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मेरे को याद है, और कॉन्फिडेंस ही सिलेक्शन दिलाता है। मैं सिर्फ नोट से तुम कितना भी कर लो तो 50% याद होगा, तो चीजें एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी आपको, ऐसा तो होगा नहीं। अब आता है नेक्स्ट, बायोफिजिकल टेस्ट कौन कौन से होते हैं, लिख लिया क्या आपने? बायोफिजिकल टेस्ट, एक होता है पीटर मोमेंट काउंट, कार्डियोटोकोग्राफी का मतलब होता है फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग, उसमें सब आ जाते हैं, एनएसटी सीएसटी दोनों याद, एएफआई एमनोटिक फ्लूइड इंडेक्स, डॉपलर अल्ट्रासाउंड, फीटल बायोफिजिकल प्रोफाइल, नींद वाला, नींद साइकेट्रिक में पढ़ लिया होगा, आरईएम एनआरईएम स्टेज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव, उसको बोलते हैं वाइब्रो एकॉस्टिक टेस्ट। नींद का भी फीटस में रोल होता है कुछ, तो ये सारे किसमें आते हैं? बायोफिजिकल टेस्ट में आते हैं। तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा, सीधा फंडा है। हंस के पढ़ोगे, खुश होकर पढ़ोगे, एक साल में लाइफ बन जाएगी। इस टाइम मत पढ़ना, आपको लाइफ में सेफ्टी सिक्योरिटी जरूरी है फ्यूचर लाइफ के लिए। मास्लो हायरार्की क्या बोला? पहले नंबर पे फिजियोलॉजिकल, हवा पानी कपड़ा मकान शेल्टर, इसके बिना जिंदगी नहीं चलती। फिर दूसरे पे क्या आता है? सेफ्टी सिक्योरिटी कॉल बेल, सेफ्टी सिक्योरिटी कॉल बेल, इसके अंदर थोड़ा बहुत सेफ्टी मिल जाए, लाइट चलाने का बहाना मिल जाए, घर पे थोड़ा छत हो, पहनने के कपड़े हो, ठीक सर, मतलब सेकंड नंबर पे हवा पानी के बाद में थोड़ा बहुत आपको, फिर अगर घर बन गया ठीक सर, फिर उसके साथ रहने वाला भी कोई बंदा हो, दैट इज लव एंड, ये प्यार व्यार कितने नंबर पे आता है? तीसरे नंबर पे आता है। तुम्हें प्रायोरिटी में प्रॉब्लम है, तीसरे नंबर पे आता है। फिर नंबर 4 पे आता है जिससे प्यार करते उसे रिस्पेक्ट मिले, टाइम मिले, दैट कॉल सेल्फ स्टीम। 4 नंबर पे कौन आता है? कि भाई जो एक्सपेक्टेशन होती है, एक्सपेक्टेशन हर्ट नहीं हो, बार बार उसको बोलना नहीं पड़े, तो वो टाइम ही नहीं देता, तो ये आगे सेल्फ स्टीम। फिर 5वें नंबर पे मास्लो हायरार्की बोलता है पूरी दुनिया अपनी हो जाए, मैं अंबानी बन जाऊं, ये हो या नहीं हो, लेकिन उसको बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो कम से कम 4 स्टेज तक तो पहुंचो, लेकिन सीक्वेंस से पहुंचो। तो मैं पहले नंबर पे चाहिए सेल्फ स्टीम, अपने को चाहिए फुल इज्जत। अरे बाप जी, इज्जत बाद में मिलती है, पहले फिजियोलॉजिकल नीड पूरी करो। अब तो उधर से स्टार्ट करता हूं, पहले इज्जत फिर प्यार फिर सेफ्टी फिर फिजियोलॉजिकल, बेवकूफ सांस फूल जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ऐसे नहीं करना। अच्छा, टॉप लेवल पे कौन सी थ्योरी होती है मास्लो हायरार्की के अकॉर्डिंग? टॉप लेवल पे कौन सी थ्योरी होती है? क्या दुनिया में जितने भी लोग जन्म लेते हैं सारे अंबानी बनते हैं? इसका मतलब टॉप का मतलब होता है लिस्ट बेसिक। आप इसको प्रायोरिटी मत बोलना, लिस्ट बेसिक, लिस्ट बेसिक का मतलब है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन टॉप लेवल पे होती है। ऐसा मत सुनना टॉप का मतलब प्रायोरिटी ना, मास्लो हायरार्की नीड में टॉप पे कौन होती है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, नॉट फिजियोलॉजिकल। अगर पूछ ले ग्रॉस पे मोस्ट बेसिक कौन सी होती है? फिजियोलॉजिकल। ये उल्टा याद रखने का, एग्जाम में कई बार आता है ऐसा सवाल, तुम बोलोगे टॉप, टॉप का मतलब पहली प्रायोरिटी ना, टॉप का मतलब सबसे लास्ट, उल्टा बनता है, ऐसे बनता है ना, 1 2 3 4 5, ये सबसे लास्ट हो गया सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से। अब हम पढ़ते हैं कि थर्ड ट्राइमेस्टर में बायोफिजिकल प्रोफाइल सारे के सारे कौन से ट्राइमेस्टर में कर रहे हैं अपन लोग? थर्ड ट्राइमेस्टर में। तो पहले कर रहे हैं अपन, सुन लो, फीटल मोमेंट काउंट, कुछ नहीं करना, मदर को बोलना है थर्ड ट्राइमेस्टर में, बेबी ने पहला मोमेंट कब किया? 16 से 18 वीक में, तो थर्ड ट्राइमेस्टर में खूब लाते मारता है, कोई दिक्कत है नहीं। तो क्या करते हैं, मदर को ये बोलेंगे 12 घंटे, सुन लो पहले, 12 घंटे के टाइम में पूरी बात सुन लो, एक बार में समझ आ जाए नहीं तो कोई बात नहीं, 3 बार बता दूंगा। उसको ये बोलना है 12 आवर में, सुबह 9 से शाम को 9 तक, बेबी कम से कम 10 बार मूवमेंट फील करनी चाहिए मदर। कितनी बार? 12 घंटे में कितनी बार? 10 बार। उसको बोलते हैं किक काउंट 10। इसका दूसरा नाम क्या है, या इसका तीसरा नाम है कार्डिक किक काउंट 10। मतलब 12 घंटे में बेबी कितनी बार मूवमेंट करना चाहिए? मोर देन 10। मदर को फील होता ही है, 18 वीक से मूवमेंट स्टार्ट हो गया तो 28 के बाद तो खूब होगा मूवमेंट फील, तो कितना? मोर देन 10 इन 12 आवर्स, ये है नॉर्मल। अगर बाई चांस 12 घंटे में 10 से ज्यादा मूवमेंट है तो नॉर्मल है, कुछ नहीं करना है। दूसरी बात, ये तो नॉर्मल हो गया, तो एग्जाम में नॉर्मल तो नहीं आएगा, तो क्या आ सकता है? एबनॉर्मल। अगर बाई चांस सुन लो 12 घंटे में 10 से कम मूवमेंट है तो आप क्या करोगे? एक दिन और एसेस करोगे, क्योंकि हो सकता है आज बेबी सो रहा था या सो रही थी, अंदर जो फीटस है वो, ऐसा नहीं मानना है कि कितना है, एक कम है। तो अगर पहले दिन किया और 0 है, इतना कौन सोता है? इतना नहीं सोना है, तो पहले दिन आपने किया एक भी मूवमेंट नहीं है, इमीडिएटली इन्फॉर्म टू द डॉक्टर। प्रेजेंट है बट लेस देन 10 है, आप क्या करोगे? मदर को फिर बोलोगे कि नेक्स्ट टाइम और असेस कर। उस दिन भी 10 से कम है, 2 लगातार दिन तक 10 से कम फीटल मूवमेंट है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। क्या बोला मैंने? लगातार 2 दिन तक 10 से कम फीटल मूवमेंट है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। या पहले दिन 0 है तो डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, पहले दिन 10 से कम है, अगले दिन और असेस करना है। समझ में आ गया क्या? सुपाइन पोजीशन में नहीं करना ये असेसमेंट, हल्का सा राइट हिप के नीचे कोई टॉवल दे सकते हैं, कोई रोल सीट दे सकते हैं, मतलब राइट हिप को एलिवेट रखना है। किससे बचाने के लिए? सुपाइन हाइपोटेंशन से बचाने के लिए, ताकि यूट्रस प्रेशर न डाले इंफीरियर। तो कौन सी पोजीशन में? लेफ्ट साइड लिंग पोजीशन में किया जाता है, हल्का सा लेफ्ट साइड लिंग। क्या बात समझ में आ गई आपको?
लेफ्ट साइड लिंक में करते हैं। 10 से कम एक दिन आ गया तो इन्फॉर्म, नेक्स्ट टाइम असेस करना है। 0 आ गया तो डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। इसको बोलते हैं कार्डिफ काउंट 10 फॉर्मूला या किक काउंट 10 फॉर्मूला। ओके क्या सब, कोई डाउट नहीं है? ठीक है। अच्छा मिलार्ड रूल ऑफ 10 क्या होता है? एक रूल और होता है मिलार्ड रूल ऑफ 10। बताओ देखिए, बताओ, याद ही नहीं है? कुछ कुछ लोग पुराने वाले उनको याद नहीं है, मेरा मन करता है माथा भिड़ा दूं आपस में, गुस्सा इतना आता है। पुराने वालों को याद नहीं है, खूब बता रखा है चला चला के। मिलार्ड कोई पर्सन था होगा शायद। रूल ऑफ 10 याद रखना, छोड़ो ना, मिलार्ड को नहीं याद है तो छोड़ो। क्लेफ्ट लिप की सर्जरी का इंडिकेशन है, क्लेफ्ट लिप से रिलेटेड है। जिसका जन्मजात होठ फटा उसको क्या बोलते हैं? क्लेफ्ट, पहले का नहीं है ये, क्लेफ्ट लिप का है कि सर्जरी कब करनी। सर्जरी इंडिकेशन के रूल को क्या बोलते हैं? सर्जरी इंडिकेशन ऑफ रूल ऑफ 10। कम से कम, ऐसे सीधा पूछ ले तो 3 से 6 महीने, लेकिन रूल ऑफ 10 का मतलब है कम से कम उसकी एज 10 वीक से ज्यादा होनी चाहिए। 10 वीक से ज्यादा का मतलब लगभग 3 महीने की तरफ जा रहा है, 3 महीने की तरफ जा रहा है। उसका वजन लगभग 4 साढ़े 4 किलो से ज्यादा, मतलब 10 एलबीएस से ज्यादा होना चाहिए। 1 किलो में 2.2 एलबीएस होते हैं, तो 10 एलबीएस का मतलब 4 सवा 4 किलो ऐसा कुछ। तो हो जाता 3 महीने का बच्चा 4 सवा 4 का होता है, 2.5 किलो का होता है जन्म, 5.5 महीने में डबल होता है, तो 3 महीने का लगभग 4 साढ़े 4 किलो का हो जाना चाहिए। अब एलबीएस का मतलब होता है 1 केजी में 2.2 एलबीएस, तो 10 एलबीएस का मतलब 2.2 से डिवाइड करोगे तो आंसर जो क्या आएगा 4.4 ऐसा कुछ आएगा, आई डोंट नो, जितना भी आए, मतलब 10 एलबीएस याद रखना आपको। और हीमोग्लोबिन कम से कम कितना होना चाहिए? मोर देन 10 है ना, कम से कम 10 से ज्यादा होना चाहिए हीमोग्लोबिन। इसको बोलते हैं रूल ऑफ 10। और सीधा पूछ ले, क्लेफ्ट लिप की सर्जरी कब करते हैं? 3 to 6 मंथ के बीच। 3 to क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ। क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी आफ्टर 6 मंथ, बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ द फॉल्टी स्पीच, क्योंकि मरीज पैलेट से बोलता है, तो स्पीच डेवलपमेंट से पहले पहले। डाउट रहेगा ना? मुझे पता है तुम्हें क्लेफ्ट पैलेट में डाउट रहेगा, बट आई श्योर पहली प्रायोरिटी है 6 से 12, ऑप्शन में नहीं हो तो 12 से 18। मुझे पता है तुम चुप 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 करोगे, बट श्योर। कार्डिफ काउंट 10 फॉर्मूला जल्दी लिखो ना, जो मैंने समझाया वही है। सीरम क्रिएटिनिन और क्रिएटिनिन क्लियरेंस में डिफरेंस क्या है? बहुत डिफरेंस। देखो किडनी फंक्शन का सीधा सा फंडा तो ये है, सीरम क्रिएटिनिन। क्रोनिक किडनी फंक्शन में क्रिएटिनिन क्लियरेंस को प्रायोरिटी देंगे। क्रिएटिनिन क्लियरेंस का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी से क्रिएटिनिन कितना अंदर रह रहा है, कितना एक्सपेल आउट हो रहा है, इस पूरी के लेवल को बोलते हैं क्रिएटिनिन क्लियरेंस। और ब्लड के अंदर क्रिएटिनिन कितना है, तो नॉर्मली होता है 0.6 से 1.3 mg पर डीएल, तो किडनी फंक्शन का मोस्ट रिलायबल टेस्ट है। हाँ, बट क्रोनिक किडनी में अपन क्रिएटिनिन क्लियरेंस को प्रायोरिटी देते हैं। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्यों प्रायोरिटी पे नहीं रखते किडनी फंक्शन में? क्यों? ये भी तो किडनी फंक्शन ही है, 8 से 20 नॉर्मल होता है। 8 to 20 mg per dl इज द नॉर्मल ऑफ ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। अगर ये ज्यादा है तो किडनी फंक्शन सही नहीं है, एएफटी डिलेंस बोलते हैं इसको। बट क्यों प्रायोरिटी पे क्यों नहीं है? क्योंकि अगर किसी का लीवर खराब है तो भी बीयूएन ज्यादा होगा, क्योंकि अमोनिया को यूरिया में कौन कन्वर्ट करता है? लीवर। तो वहां पर लीवर में कोई एब्नॉर्मलिटी है तो भी बीयूएन ज्यादा हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ किडनी से ही हो, बट क्रिएटिनिन तो मोस्टली। अच्छा आज एक बात बोली थी मैंने थोड़ी देर पहले कि सीपीकेएमबी 3 कंडीशन में बढ़ता है, एक मसल्स इंजरी, एक वो एनएमएस एमआई, है ना, एक और कोई कंडीशन है जिसमें सीपीकेएमबी बढ़ जाता है। अगर सच में आपने बता दिया ना, मतलब मैं इतना खुश हो जाऊंगा, मेरा मतलब मैं जो पढ़ता हूँ ना घर जाके 2-2 घंटे घंटा घंटा, मेरे को ऐसा लगता है आप भी, मतलब मैं आप लोगों भी और घंटा पढ़ना शुरू कर दूंगा। हाँ ये बात हुई ना, इसको बोलते हैं पढ़ाई, इसको बोलते हैं पढ़ाई। रेबडो माइलोसिस, उसके अंदर सीपीकेएमबी बढ़ता है। व्हाट इज रेबडोमाइलोसिस? किसी भी कारण से स्केलेटल मसल का टूट जाना, चाहे जिम जाने से, चाहे किसी क्या बोलते हैं बिच्छू के काटने से, मतलब किसी भी कारण से कोई भी रीजन रहा हो, उसमें टूट जाना स्केलेटल मसल्स का, उसकी वजह से किडनी भी डैमेज हो जाती है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन किडनी फेलियर, क्योंकि रेबडोमाइलोसिस में क्या होता है, ये जो सीपीकेएमबी वगैरह सारे ये सारे के सारे किडनी में जाएंगे और किडनी को डैमेज कर देंगे। अच्छा एक क्वेश्चन बताना मेरे को, स्केलेटल मसल्स में मोस्ट कॉमन कौन सा प्रोटीन होता है? कौन सा? मायोग्लोबिन। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ सकता है, रेबडोमाइलोसिस में कौन सा प्रोटीन सबसे ज्यादा होगा यूरिन में? मायोग्लोबिन यूरिया। कौन सा यूरिया? द क्लासिकल साइन ऑफ रेबडोमाइलोसिस इज मायोग्लोबिन यूरिया, द डार्क कलर यूरिन।
कोका कोला कलर यूरिन बिकॉज ऑफ द मायोग्लोबिन, एकदम काले कलर का यूरिन आएगा। यस और नो? एकदम डार्क टाइप ब्राउन ब्लैक यूरिन बिकॉज ऑफ मायोग्लोबिन इन यूरिन। द क्लासिकल। और मायोग्लोबिन क्या करता है? किडनी में जो पीसीडी डीसीडी होती है उसकी डक्ट को खराब कर देता है और पेशेंट को क्या हो जाता है? किडनी फेलियर हो जाता है। रेब्डोमाइलोसिस का क्लासिकल साइन मायोग्लोबिन यूरिया, ब्लैक की ब्राउनिश यूरिन, किडनी फेलियर कॉम्प्लिकेशंस। ये बात अच्छा बताया आपने, वेरी गुड, फील प्राउड। जब एमआई होता है ना तो सबसे पहले मायोग्लोबिन बढ़ता है विद इन 1 घंटा 56 मिनट, मतलब है 2 घंटे के अंदर बढ़ जाता है, बट नॉट स्पेसिफिक, हम काउंट नहीं करते, मानना ही नहीं है। सबसे पहले कौन बढ़ता है? मायोग्लोबिन। लेकिन मायोग्लोबिन एमआई का इंडिकेटर नहीं है, क्योंकि हमें कैसे पता कि एमआई की वजह से बढ़ा है? क्या पता कहीं मसल टूटी होगी? भाई ब्लड में बढ़ा, इंडिकेटर नहीं है, इसलिए अपन लोग प्रोफाइल को प्रायोरिटी, सीपीकेएमबी, एलडीएच, फिर एसजीओटी, फिर डब्ल्यूबीसी, ये पूरी सीक्वेंस होती है। एक होता है डेली फीटल मूवमेंट काउंट, डीएफएमसी, ये भी ऐसा ही है, वही टोटल 12 घंटे में 10, जल्दी लिखो, 88% फीमेल में असेसमेंट करते हैं जिसमें सक्सेसफुल देखने को मिलता है, जल्दी फटाफट फास्ट। ये भी स्लाइड का ही है सेम। सब नोट्स बना रहे हो ना? सबके सब? आप नहीं बना रहे नोट्स? पहले के बनाए हुए? अच्छा, जिनके नोट्स बनाए हुए उनको तो एक्स्ट्रा मिल जाता पूरा पूरा। जल्दी लिखो प्लीज। कौन सा? ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया? इसमें ये लिखा है व्हाइल परफॉर्मिंग कार्डियक असेसमेंट और पेशेंट विद इनकॉम्पिटेंट हार्ट वॉल। एक पेशेंट है जिसका आप हार्ट का ऑस्कल्टेशन कर रहे हैं और पेशेंट को हार्ट वॉल इनकॉम्पिटेंट है, मतलब काम नहीं कर रहा है, उसको बोलते हैं रिगर्जिटेशन ऑफ द वॉल। तो आप क्या देखने को मिलोगे? एबनॉर्मल हार्ट साउंड, और एबनॉर्मल हार्ट साउंड को मर्मर साउंड बोलते हैं। तो हार्ट वॉल काम नहीं कर रहा, रिगर्जिटेट हो रहा है, रिगर्जिटेट हो रहा, हार्ट रेट होती है, डिटेक्शन होगा, एबनॉर्मल होगा, उसको बोलते हैं मर्मर। जब फ्लूइड आगे जाना चाहिए उसकी जगह फ्लूइड पीछे की तरफ आ रहा है तो उसमें स्पेशल पार्ट की साउंड आती है, उसको बोलते हैं ब्लोइंग साउंड। भाई जब हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ब्लड आगे जाना चाहिए लेकिन इनकॉम्पिटेंट है तो प्रेशर की वजह से ऊपर आ रहा है, उसमें स्पेशल साउंड आती है, उसको बोलते हैं ब्लोइंग साउंड। हाँ, अभी टीडी कर दिया, लेटेस्ट गाइडलाइन वो वैक्सीनेशन में पढ़ेंगे, पहले टीटी देते थे अब उसको टीडी कर दिया। दो टॉक्साइड होते हैं, टिटनेस और डिप्थीरिया, दो टॉक्साइड होते हैं, अब उसको मिक्स कर दिया ना। लिख लिया आपने? हेलो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अब थोड़ा अवेयर ज्यादा हो जाना। कितना? आधा घंटा बचा है और दो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है जिसकी कोई हद नहीं है, बेहद इंपॉर्टेंट है। तो पहले एक छोटा सा ट्रिक से स्टार्ट करते हैं, बायोफिजिकल प्रोफाइल क्या है? कितने हैं? डन? सुनना प्लीज, बायोफिजिकल प्रोफाइल और एक होता है एनएसटी, एक होता है सीएसटी। मैं तीन बातें बता रहा हूं आपके सामने, थोड़ा सा सुनना। एनएसटी हम अलग से पढ़ेंगे पूरा, सीएसटी हम अलग से पढ़ेंगे, और एक होता है बायोफिजिकल प्रोफाइल। क्या होता है? इस वाइटल बायोफिजिकल प्रोफाइल में टोटल 5 पैरामीटर होते हैं। कितने होते हैं? सुनना, कितने जी? 5। इसको बोलते हैं मेनिंग स्कोर के नाम से जानते हैं। कौन से स्कोर के नाम से जानते हैं? मेनिंग स्कोर। 5 को याद रखने के लिए उसको बैटमैन स्कोर बोलते हैं। कौन सा स्कोर बोलते हैं? एम ए साथ में लिख दो, ब्रीथिंग, एक्टिविटी, टोन, मूवमेंट, एनएसटी, ऐसे करके 5। और एक एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है कि मॉडिफाइड बायोफिजिकल प्रोफाइल क्या होता है, ये सिर्फ याद रखना, मॉडिफाइड बायोफिजिकल प्रोफाइल क्या होता है? कोई बता सकता है? ऐसा बायोफिजिकल प्रोफाइल जिसमें एनएसटी और एमनोटिक फ्लूइड इंडेक्स, दो चीजें होती है। इसमें कितने पैरामीटर होते हैं? ओनली 2 पैरामीटर होते हैं, ओनली 2 पैरामीटर। कौन कौन से? एक एनएसटी, एमनोटिक फ्लूइड इंडेक्स। तो पहले हम इसके बारे में पढ़ लेंगे, फिर हम एनएसटी पढ़ेंगे, फिर हम सीएसटी पढ़ेंगे। पहले शॉर्ट में ये लिख लो भाई कि बायोफिजिकल प्रोफाइल में 5 पैरामीटर जिसको मेनिंग स्कोर भी बोलते हैं, शॉर्ट में इसको बैटमैन। मॉडिफाइड बायोफिजिकल प्रोफाइल में 2 पैरामीटर होते हैं, एक एनएसटी और एक एएफआई, और इसके ऊपर 5 स्टार लगा। मॉडिफाइड बायोफिजिकल प्रोफाइल में कितने पैरामीटर होते हैं? और 1 मिनट में लिखना है, 40 सेकंड में है। फिर बायो बायो हुआ अभी तक? सच में?
आगे वाली स्लाइड को लिखना मत, क्योंकि यहाँ पर मैंने लिखवा दिया। सिर्फ BATMN छोड़ दो, इसकी फुल फॉर्म मैं वहां लिखवा दूंगा ताकि आपको खुद को याद रहे। BATMN जगह तो छोड़िए ना ऐसे लिख के, ऐसा नहीं हो BATMN एक लाइन में कर दिया हो, ऐसा कबाड़ मत करना। डन, आगे बढ़े, बोलो आंसर। कुछ कुछ लोग सोते होंगे सब बुलवाने का बहुत है इसको, मत बोलो, मुझे पता है तुम 7 के बाद तो वैसे नहीं बोलते, 7 साढ़े 7 के बाद तो तुम वैसे सब नहीं बोलोगे। ओबीसी वाले, पीडिया वाले हैं, MSN वाले, साइकेट्रिक वाले, रीनल वाले, ऐसे बोलने वाले तुम बोल देना ऐसे। क्रेटा तुम ले लो भाई, मेरे को कुछ नहीं है, मैं वैसे ये पी ये पी रही है, पी थोड़ा कुछ कुछ लोग गाड़ी होती है सूंघती है पेट्रोल, ये तो पीती है भाई, तुम ले लो इसको। कुछ नहीं, मैं तो इतना डिप्रेशन में हूँ, मैं गाड़ी धोए हुए को लिए हुए को 1.5 साल हुआ है, धोए हुए को हो गए 1 महीने, 1 साल और 5 महीने। तो जो हमारा रवि शर्मा सर बहुत अच्छा किया, वो सीएनजी वाले लेके आए, उनको देख के मेरे को ऐसा मतलब लगता है काश मैं भी सीएनजी का था। वो उनके 6 महीने जितना पेट्रोल चलता है मेरा 22 दिन में चल जाता है, तो ऐसा होता है भाई, काश मैं भी ऐसा। लिख लिया। सच में मेरे को गाड़ी धुलवा नहीं पा रहा हूँ डिप्रेशन की वजह से। आप गाड़ी देखोगे ना, आगे से हाथ लगाओगे ना, कुछ नहीं करना, आगे से चलो नाम लिख सकते हैं, इतना टेस्ट है, और उसके ऊपर पेड़, इट इज द टॉयलेट ऑफ ऑल पार्ट्स। बारिश आए तो भी मेरी गाड़ी इसलिए गलती है, कोई धोती नहीं है, जो बारिश आए ऊपर से क्लीन हो, आगे साफ हो, तब तक बारिश रुक जाए, बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है। और मैं इतना निकम्मा, इतना नालायक, इतना कामचोर, जितने में मेरा काम चला उतना ही साफ करता हूँ। ड्राइवर सीट के कहा सामने से हाथ से बाकी पड़ा मैंने, देखो साथ वाले स्टाफ बोलते हैं कभी गाड़ी तो साफ कर लिया करो भाई, उसके लिए मैंने कहा मोटिवेशन चाहिए, पेट्रोल महंगा है। ऐसी बात है, लाइफ है, चलने दो भाई, मुझे किसको दिखाना, क्या करना पड़ी है, ठीक है तुम ले जाओ, मेरा कोई गाड़ी मांग के ले जाए ना, मैं वापस बाइक चला लूँ, अब ले जाओ। सुनो, ये बता दिया बायोलॉजिकल में 5, जिसमें 4 अल्ट्रासाउंड के होते हैं, एक एनएसटी होता है, नॉन रिएक्टिव होता है, तो हम बाद में देखेंगे क्या होता है नॉन रिएक्टिव। फिर उसके आता था मैनिंग स्कोर, ये इतना इतना जल्दी आप प्लीज, 4 अल्ट्रासाउंड, एक एनएसटी, मॉडिफाइड में कितनी चीजें होती है, 2 एनएसटी एंड, ये बात लिखी थी। जो बैटमैन मैनिंग स्कोर लिखा ना, उसके ब्रैकेट में कर देना 4 तो यूएसजी होते हैं, यूएसजी से पता करते हैं, और एक एनएसटी होता है, जो आपने लिखा था ना ब्रैकेट में लिख देना, 4 यूएसजी के पैरामीटर होते हैं और एक नॉन यूएसजी जो एनएसटी करते हैं अपन, ऐसे करके 5। अब उसको मैं बताता हूं कि व्हाट इज मैनिंग स्कोर, व्हाट इज, आपने मैनिंग स्कोर लिखा, मैनिंग स्कोर उसके ब्रैकेट में लिख दो, 5 पैरामीटर लिखे थे ना, 4 तो यूएसजी के पैरामीटर होते हैं और एक एनएसटी का पैरामीटर होता है, टोटल 5 लिखे थे ना, तो वहां पर लिखना है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो ना। अब बैटमैन की फुल फॉर्म बता रहा हूं, सुनो, मैनिंग स्कोर को बैटमैन स्कोर बोलते हैं। बी का मतलब लिखो ब्रीथिंग, बी का मतलब क्या लिखोगे, अब मुझे पता है आपने जगह नहीं छोड़ी होगी, इतने तुम हो नहीं, छोड़िए ना, होगा। ए का मतलब लिखो एमओटी फ्लूइड वॉल्यूम, अरे BATMN लिखा था ना, अब जिसने नहीं लिखा है वो बैठे हो। ए का मतलब एमओटी फ्लूइड वॉल्यूम, टी का मतलब टोन, एम का मतलब मूवमेंट, BATMN नहीं लिखा था आपने, अब उधर उसकी कॉपी क्यों चेक कर रहे हो, हमने नहीं लिखा था BATMN, फिर ए का कुछ है नहीं, एन का मतलब MNST, और पास में लिखना, ज्यादा दूर दूर मत लिखना, इसके आगे भी कुछ लिखवाने वाला हूं, लिख दिया। BATMN फुल फॉर्म लिख ली सबकी, सबने लिख लिया। आपका स्कोर पता है, आपका स्कोर में क्या पता है, आपका स्कोर में टोटल पैरामीटर कितने थे, 5, ए पी, ऐसे ही था ना, मिनिमम स्कोर 0, मैक्सिमम मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, तो कुल मिला के किसी का 0 भी नंबर आ सकता है 10 में से, 1 भी आ सकता है, 2 3 4 मतलब और इवन दोनों नंबर आ सकते हैं उसको, 1 3 5 7 9 ये भी आ सकता है। इसमें क्या होगा, अब तो पता ही आपको पीरियडिक, वो जो इसमें मैं इसको कोरिलेट इसलिए कर रहा हूं, इसमें भी कितने पैरामीटर, 5, BATMN, इसमें या तो 0 नंबर आएगा, कुछ काम करिए, या सीधे 2 नंबर आएगा, एक नहीं आता, या 0 आएगा 2, या 0 आएगा या 2, या 0 आएगा या 2, या 0 आएगा या 2, तो कितने कितने नंबर आ सकते हैं, किसी भी पर्सन को 0 आ सकता है, टोटल स्कोर 2 आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं, समझ में आई क्या, 1 3 5 7 9 वाली कैटेगरीज में नहीं होती है, समझ में आया कि भाई अच्छा है एकदम ब्रीथिंग पैटर्न तो 2 नंबर दे देंगे, नहीं है तो 0 दे देंगे, ए एमनोटिक वॉल्यूम सही है 2 नंबर, नहीं है 0 नंबर, 1 नंबर वाला इसमें वो कैटेगरी नहीं है। अरे समझ में आया क्या ये बात, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ऐसे करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, बस खाली पेज लूंगा मस्त वाला, इधर लिखूंगा बी, इधर लिखूंगा ए, इधर लिखूंगा टी, इधर लिखूंगा एम, इधर लिखूंगा एन, तो यहाँ ब्रैकेट में कर दिया 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2, ये तो आपने भी लिखा होगा, ब्रीथिंग क्या लिख दो 0 2 0 2 0 2, सही है ना, ये ऐसे करके ब्रैकेट बंद, ऐसे करके ब्रैकेट क्या हो गया अपना, ये लाइन खींच ली। अब किसको सीवीएलटी है, किसको सीवीएलटी नहीं, हमें कैसे पता है, आप बोलते हो 7 या 7 से ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं, 4 से 7 में ऑक्सीजन देना है, रूटीन केयर करनी है, 4 से कम में सीपीआर करना है, बोलते हैं नहीं बोलते, तो बस वैसे ही यहाँ पे आ जाते हैं, आ जाओ यहाँ पर, बस कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस ये करना, पेज नहीं भरना, बस सबका मैक्सिमम स्कोर कितना था, ये तो सबको पता, ये वापस मत लिखना, 5 चीजें लिख रखी है। अब रिजल्ट में क्या लिखोगे, अगर स्कोर नीचे भी लिख सकते हो अगर जगह नहीं है तो, अगर किसी के नंबर 8 से 10 आ रहे हैं,
तो बोल दोगे नो एनी फीटल एस्पेक्सिया, क्वेश्चन सीधा जाएगा। मैंने स्कोर में किसी के नंबर 8 to 10 है तो क्या प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम, फीटस को ऑक्सीजन की कोई कमी, उसको बोलते हैं नो फीटल एस्पेक्सिया। क्या समझ आ गया? अगर किसी को 6 नंबर आ रहे हैं तो उसको बोलते हैं माइल्ड क्रोनिक एस्पेक्सिया, ये नाम लिखना है एज इट इज, माइल्ड क्रोनिक एस्पेक्सिया, या सस्पेक्ट कर रहे हैं मतलब माइल्ड है तो माइल्ड या सस्पेक्ट क्रोनिक एस्पेक्सिया। अगर किसी के नंबर टोटल 10 में से कितने आ रहे हैं? 6, अगर किसी के नंबर 10 में से 4 आ रहे हैं, 10 तो पता है ना 10 कहां से बोल रहा हूं, अरे सबके 5 into 2 करोगे तो 10 हो जाएंगे। अगर 10 में से 4 आ रहे हैं उसको बोलते हैं मॉडरेट क्रोनिक एस्पेक्सिया। कौन सा? मॉडरेट। और 0 से 2 आ रहे हैं वेरी सीवियर एस्पेक्सिया, माइल्ड मॉडरेट सीवियर। 8 से 10 में कुछ नहीं, 6 4 2 में 2 कम कर दो, बाकी वाली बातें लिखनी नहीं है, को मैनेजमेंट वगैरह आपको कुछ नहीं लिखना, वो हम सारा लेवल पे पढ़ते हैं। बैटमैन स्कोर समझ में आया? सिंपल, BATMN लिख दिया, स्कोर 0 से 2 है, 10 8 6 4 2, बस। ऐसा कौन है जिसको समझ में नहीं आया? जल्दी बताना, ऐसा कोई है जिसको ईमानदारी से बताना, ऐसा कौन है? आप हो, और कोई? आप, और कोई? मुझे कह रहा है एक बार में नहीं आता इसलिए कह रहा हूँ, और कोई? कोई है? और 2 जने, चलो कोई बात नहीं, 2 हो चाहे 4 हो, एक को भी नहीं आया तो भी अच्छी बात नहीं, सबको आना चाहिए। ये तो लिख लिया ना, समझा देते, कुछ है नहीं इसमें, एकदम सिंपल कर दूंगा अभी, ये था कॉम्प्लेक्स, अभी एकदम सिंपल कर देता हूँ, आधा सेकंड का काम है, कभी भूलोगे नहीं तुम, इसलिए पूछा था किसको समझ में नहीं आया, जिसको ये समझ में आ गया फिर तो फिर हो जाएगा। अब तो मिटा दूं, ले नौकर, सॉरी राहुल, तो देन दे राहुल, BATMN, ये क्या था? ब्रीथिंग, ये क्या था? ये क्या था? ये क्या था? ये क्या था? नंबर कैसे ऐसे कैसे लिख दिया? 0 से 0 से 0 से 0 से 0 से 2, ये ऐसे करके हमने कर दिया इसको बंद। अब हम नीचे वाली लाइन में क्या लिख सकते हैं कि मैक्सिमम स्कोर कितना मिल सकता है? 2 into 5, मैक्सिमम स्कोर कितना है? बीपीपी का मैक्सिमम स्कोर कितना है? 10। अब हम लिखेंगे रिजल्ट, क्या लिखेंगे? अगर किसी का स्कोर 8 से 10 आ जाए, नो फीटल एस्पेक्सिया, एस्फेक्सिया, सही है। अगर किसी का स्कोर 6 आए, माइल्ड क्रोनिक फीटल एस्पेक्सिया, सही है। अब तो समझ में आ रहा है ना? अगर किसी का स्कोर 4 आए, मॉडरेट क्रोनिक फीटस एस्पेक्सिया, अगर किसी का स्कोर 2 आए, स्ट्रांगली सीवियर फीटस एस्पेक्सिया। अब भी समझ में नहीं आया ना? व्हाट कैन आई डू? नथिंग। अब तो समझ में आ गया ना? मैंने स्कोर, बैटमैन स्कोर कुछ नहीं था, बट आपको पहली बार मुझे पता नहीं आएगा समझ में, अपनी लैंग्वेज लानी पड़ी आके मुझे, किताब वाली लैंग्वेज आपको समझ में कमी आती है। मैंने स्कोर क्लियर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट पूरी ओबीसी का, इसका नाम है NST। क्या नाम है? मिटा दूं क्या? NST और CST के बिना आज तक का रिकॉर्ड है, कोई नॉर्थ सेट का पेपर नहीं बनाए, कोई भी नॉर्थ सेट का पेपर बिना NST CST के नहीं बनाए, और फ्यूचर में भी नहीं बनेगा। आप हेडिंग लगाओगे NST, क्या लगाओगे? NST इज वेरी सिंपल। नाम क्या? बोल, नॉन स्ट्रेस टेस्ट। तो क्या इसमें मदर को स्ट्रेस देंगे? नाम यही है, नॉन स्ट्रेस टेस्ट। अब सुनना, बस हार्ट रेट चेक करते हैं, इसलिए नाम बोल देते हैं नॉन स्ट्रेस में क्या चेक करते हैं? हार्ट रेट। तो कार्डियोटोग्राफी टेस्ट का एक टाइप है, ठीक है, अब इसको पूरा समझते हैं। ये मशीन को बोलते हैं कार्डियोटोग्राफी मशीन, इसमें हार्ट रेट वगैरह। अब इसमें करना क्या है? अच्छा एक बात बताना मुझे, NST में और CST में क्या डिफरेंस है? एक है NST, एक है CST। NST में कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस फीमेल को हल्का सा लेफ्ट लेटरल पोजीशन पे बिठाया, सेमी पाउडर रखा है, बट जैसे वो कंफर्टेबल है ऐसे उसको बिठाया, यहाँ पर मशीन वो टोकोडाइनोमीटर अटैच किया, कार्डियोटोग्राफी मशीन साइड में रख दिया टेबल पे, बेंच पे, और एक स्विच हाथ में दे दिया मदर के, जो मशीन से कनेक्टेड है, स्विच होता है, जैसे एक्सरे करते हैं स्विच होता है वैसे एक स्विच मदर के हाथ में दे दिया। 20 से 40 मिनट का प्रोसीजर है। कितने मिनट का प्रोसीजर है? एक स्विच मदर के हाथ में, जैसे ये स्विच है, इस मशीन से कनेक्टेड है, ये स्विच हाथ में दे दिया, स्विच जैसे पेन का स्विच होता है वैसे स्विच इसको दे दिया। ये पहला ही पर्पज ये है कि NST किसके लिए किया जाता है? फीटस जब मदर में अंदर मूवमेंट होते हैं, उसको फीटस टॉलरेट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। कहने का मतलब क्या है कि जो एक्टिविटी होती है उससे फीटस की हार्ट रेट कम हो रही है कि नहीं हो रही। जो एक्टिविटी होती है अपने आप, कुछ करना नहीं है, कि अपने आप जब फीटस के मूवमेंट होते हैं उससे फीटस की हार्ट रेट के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। मतलब सीधा सा फंडा है कि फीटल ऑक्सीजनेशन टू द मूवमेंट, मूवमेंट के साथ में फीटल का ऑक्सीजनेशन कैसा है। जैसे स्काल्प में क्या था, यही तो था, उसमें क्या था, सिर्फ स्काल्प स्टिमुलेशन था। इसमें क्या है, फीटस के मूवमेंट होते हैं तब हार्ट रेट पे क्या फर्क पड़ता है। क्या बोला मैं? फीटस के मूवमेंट होने पर हार्ट रेट पे क्या फर्क पड़ता है, इसका पता लगाने के लिए नॉन स्ट्रेस टेस्ट करते हैं। इसमें किसी प्रकार का ऑक्सीटोसिन का सीक्रेशन नहीं करवाया जाता है। तो नॉन स्ट्रेस टेस्ट का सीधा सा मीनिंग क्या है? टू डिटेक्ट फीटल ऑक्सीजनेशन फॉर द फीटस। सही है कि फीटल का ऑक्सीजनेशन कितना पहुंच पा रहा है फीटस में, इसका पता लगाने के लिए आपको कुछ भी नहीं लिखना है, आपको सिर्फ सुनना है, पूरी बातें एज इट इज सही से लिखी हुई है कि फीटस मूवमेंट के साथ में टॉलरेबल है या नहीं है। अगर है, अगर फीटस नॉर्मल आ जाता है इसका मतलब फीटस रिएक्टिव है,
उल्टा याद रखना, जब हम एचआईवी टेस्ट करते हैं रिएक्टिव का मतलब पॉजिटिव होता है, मलेरिया टेस्ट करते हैं रिएक्टिव का मतलब पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पर रिएक्टिव का मतलब अच्छी बात है, तो रिएक्टिव का मतलब फीटल वेलबींग है, रिएक्टिव का मतलब फीटस की हार्ट रेट बढ़ रही है, तो अगर फीटल की हार्ट रेट बढ़ती है उसको बोलते हैं रिएक्टिव फीटस, क्या बोलते हैं, और अगर हार्ट रेट नहीं बढ़ती उसको बोलते हैं नॉन रिएक्टिव, या 15 से कम बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही, दोनों को मीनिंग एक ही है, बढ़नी चाहिए तो कितनी बढ़नी चाहिए, मोर देन 15, और अगर नहीं बढ़ रही उसको क्या बोलते हैं, देखो इस अगर हार्ट रेट 15 से ज्यादा बढ़ रही है इसका मतलब दिक्कत है ही नहीं, तो अगर दिक्कत नहीं है, अगर एनएसटी रिएक्टिव आ जाता है तो क्या हमें सीएसटी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कहाँ जरूरत है, जरूरत नहीं है, और अगर बाई चांस एनएसटी नॉन रिएक्टिव आ जाए तो क्या करना है, क्योंकि एनएसटी से सिर्फ ये पता चलता है कि प्रॉब्लम है, ये पता नहीं चलता किसकी वजह से प्रॉब्लम है, कोल्ड कंप्रेशन है या ऑक्सीजन की मात्रा में कमी है या फ्लूइड कंप्रेशन है, कॉज का पता नहीं चलता, कॉज का पता चलने के लिए हम कहां करेंगे, सीएसटी, इससे सिर्फ पता चल सकता है प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट स्टेप है, तो एनएसटी पता करने के लिए रिपीट ओके या नहीं है, ओके तो कुछ नहीं करना, ओके नहीं है तो सीएसटी करेंगे, तो ये कंफर्म हो गया कि सीएसटी तभी किया जाता है जब एनएसटी नॉन रिएक्टिव हो, तो करना कैसे, एनएसटी के बारे में बात कर ले, एनएसटी के अंदर क्या करेंगे, मदर को हल्का सा लेफ्ट लेटरल पोजीशन पे सेमी फाउलर जैसे भी बैठा दिया, उसके हाथ में एक स्विच दे दिया, कार्डियो टोपोग्राफी मशीन अटैच कर दी, 20 से 40 मिनट का प्रोसीजर है, सबसे पहले मदर के वाइटल लेना जरूरी है, और वाइटल में भी पूछ ले कौन से वाइटल, बीपी इज इंपॉर्टेंट, बीपी इज ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना जरूरी है, प्रेशर ज्यादा होगा तो प्रॉब्लम हो सकती है, अब वाइटल्स ले लिए, इंक्लूडिंग ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग कर लिया, मदर का, मदर बैठी, मदर को बोलेंगे आपको पता है कौन से ट्रांसमिशन में कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है थर्ड ट्रांसमिशन में फिटनेस वैसे 2-4 मिनट में लात मारते हैं, मूवमेंट होता ही होता है, तो मदर को क्या इंस्ट्रक्शन देंगे, इसमें मदर को सिर्फ इंस्ट्रक्शन देना है, अपना कोई काम नहीं, अपने को सिर्फ मॉनिटरिंग का काम है, उसको बोलेंगे कि जब भी फीटस मूवमेंट करे तेरे को खटका दबा देना है, खटका मतलब स्विच, आपने स्विच बटन लेके बैठी है, उसको बताया कब मूवमेंट कर रहा है, कि जब भी तुझे लगे कि फीटस हिल रहा है अंदर तो स्विच दबा देना, जब भी फीटस मूवमेंट करे क्या कर लेना, स्विच दबा देना, अब होगा क्या, ये कार्डियो टोपोग्राफी मशीन है, इसमें हार्ट रेट चल रही है, मशीन का मॉनिटर है, इसमें हार्ट रेट चल रही है 120, कभी 118, कभी 120, 124 ऐसे चल रही, जो ये स्विच दबाएगी तो या तो हार्ट रेट कम होगी, हार्ट रेट ज्यादा होगी, हार्ट रेट कुछ भी होगा, चेंज होगा, उस चेंज को हमें रिकॉर्ड करना है पेपर पे, तो क्या होगा, जब भी ये स्विच दबाएगी, स्विच कब दबाएगी है, जब फीटस मूवमेंट करेगा उस टाइम या तो हार्ट रेट 120 चलती चलती 135 प्लस जा सकती है, कितने सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए, तो कॉन्ट्रैक्ट इतना ही आएगा, 10-15 सेकंड का आएगा, ज्यादा आता नहीं है, अब माना कि कितना 135 को क्रॉस करेगी, या अब 35-15 सेकंड क्रॉस कर ली, वापस आ गई 120, अब 122 चल रही है, अचानक से स्टेज स्विच दबाया 125 तक गई, फिर वापस नॉर्मल आ गई, 2-4 मिनट बाद 115 चल रही थी हार्ट रेट, ऐसे करते 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 140 चल गई 15 सेकंड के लिए, फिर अब 130 चल रही थी, चलते चलते जो कॉन्ट्रैक्शन आया 150 चली गई, अगली बार 116 चल रही थी, कॉन्ट्रैक्शन आया कुछ बढ़ी नहीं, 116 चल रही, मतलब जो मूवमेंट हुआ कुछ नहीं बढ़ी, हमें रिजल्ट में क्या देखना है, तो 20 से 40 मिनट के प्रोसीजर में कम से कम हमें कितनी रीडिंग चाहिए, 5, कितनी रीडिंग चाहिए टोटल, 20 से 40 मिनट के प्रोसीजर में हमें कितनी रीडिंग चाहिए, और 5 में से कितनी रीडिंग ऐसी होनी चाहिए जिसमें हार्ट रेट मोर देन 15 बढ़ी हो, 2, मोर देन 2, 2 या 2 से ज्यादा रीडिंग क्या होनी चाहिए, हार्ट रेट 15 से ज्यादा बड़ी होनी चाहिए, अगर 15 से ज्यादा हार्ट रेट 5 रीडिंग में से 2 में बढ़ गई है, इसका मतलब फीटस कैसा है, रिएक्टिव है, नॉर्मल की जगह अपन को क्या बोलना, रिएक्ट मतलब फीटस रिएक्ट कर रहा है, ओके, तो इसमें 120 चल रही थी 135 हो गई, एक इसमें 120 से 125 हुई तो ये 15 नहीं बढ़ी है, 115 से 140 हो गई बढ़ी है, इसमें 130 से 150 हो गई बढ़ी है, 3 बढ़ गई, 116 बराबर रही है, तो 2 या 2 से ज्यादा की रीडिंग 5 में से कम से कम 2 या 2 से ज्यादा कितनी बढ़नी चाहिए, 15, तो फीटस क्या होगा, रिएक्टिव होगा, क्या समझ में आया क्या, कब करते हैं, थर्ड ट्राइमेस्टर में, अब पूरा का पूरा लिख लेंगे अपन, क्या लिखेंगे, ये फोटो भी आ सकता है ऐसा, ये कार्डियो टोपोग्राफी मशीन है, ठीक है आपको, और ये मदर का एब्डोमेन पे लगा रखा है, इसको बोलते हैं नॉन स्ट्रेस टेस्ट, तो इमेज का जूम इन कर रखा है तो वो दूर से दिख नहीं रहा था, तो ये ऐसे लगा दिया, इसको बोलते हैं एनएसटी, इस फोटो आ जाएगा, हार्ट रेट फीटस की हार्ट रेट चल रही है तो समझ जाना किसका नाम ले रहे हैं, कार्डियो टोपोग्राफी मशीन है, अब इंटरप्रिटेशन क्या होगा, इंटरप्रिटेशन में रिएक्टिव का मतलब क्या है, ओके है, नॉन रिएक्टिव का मतलब क्या है, नॉट ओके है, ये याद रखना, रिएक्टिव का मतलब क्या है, ओके है, नॉन रिएक्टिव का मतलब क्या है, नॉट ओके, अब हम प्रोसीजर पढ़ लेते हैं, पढ़े, रिएक्टिव मतलब ओके, नॉन रिएक्टिव मतलब नॉट ओके, अब इतना पूरा का पूरा देखो, एनएसटी पहला क्वेश्चन आता है, किसके लिए करते हैं, टू असेस प्लेसेंटल फंक्शंस या ऑक्सीजनेशंस एंड फीटल वेलबींग्स, या फीटल हार्ट रेट फीटल मूवमेंट से कितना रिस्पांस करता है उसको बोलते हैं कार्डियो टोपोग्राफी, फीटल मूवमेंट फीटल हार्ट रेट फीटल मूवमेंट से कितना रिलेट करती है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियो टोपोग्राफी, हालांकि 50% में ये फॉल्स पॉजिटिव भी आ सकता है, 50% केस में फॉल्स पॉजिटिव होता है, फिर क्या करेंगे, अब देखिए एक बार देखते बाद में लिख लेना, एक्सटर्नल अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर और टोपोडाइनोमीटर पेशेंट के यहाँ लगाएंगे, ठीक है, उसके बाद लगभग 20 से 40 मिनट का प्रोसीजर है, बेसलाइन ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना, बेसलाइन का मतलब प्रोसीजर से पहले का चेक करना जरूरी है, मदर को हल्का सा राइट अप करेंगे, इसका मतलब लेफ्ट साइड पोजीशन होगी, पेशेंट को क्या इंस्ट्रक्शन देंगे, पेशेंट मे बी आस्क्ड टू प्रेस ए बटन एवरी टाइम व्हेनेवर शी फील फीटल मूवमेंट, जब उसको फीटल मूवमेंट हो उस टाइम उसको बोलना है कि वरना रिजल्ट कैसे आएगा, फीटल मूवमेंट तो जब भी तेरे को क्या करना है, बटन को प्रेस करना है, उसके बेस पे हम क्या निकाल देंगे, रिजल्ट निकाल देंगे, तो आप यहां से लिखना है एनएसटी, लिखो यहां से बीच वाला, ये बोल रहे हो आप, ये बोल रहे हो, ये तो जानबूझ के मैंने याद करवाने के लिए बोला है, रिजल्ट ये पड़ा है ताकि तुम भूलो नहीं किसी हालत में, ये रिजल्ट रिएक्टिव नॉर्मल है, नेगेटिव है, वेलबिंग है, हेल्दी रीएश्योर, 5-5 बार लिखा है, जानबूझ के ऐसे किया ताकि तुम भूलो ना, रिएक्टिव का मतलब नॉर्मल है, लिखो एनएसटी, एरो करके लिखते जाना, हर लाइन के नीचे क्या करोगे, नीचे फ्लो चार्ट टाइप में, ताकि आपको याद रहेगा, कुछ कुछ लोग ऐसे थोड़े एंजाइटी जैसे लग रहे हैं, सब पीछे वाली स्लाइड लिखो ही नहीं, कुछ था तो नहीं, फोटो तो था एनएसटी का और कुछ नहीं था,
फॉल्स पॉजिटिव का मतलब है कई बार क्या होता है झूठा पॉजिटिव आ जाता है, मतलब एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं होता, ऐसा होता ही नहीं फिर भी पॉजिटिव आ जाता है। फॉल्स पॉजिटिव का मतलब रियल में ऐसी कंडीशन नहीं है फिर भी पॉजिटिव आ जाए, फीटस रिएक्ट नहीं कर रहा पर थोड़ा बहुत रिएक्ट किया हार्ट रेट बढ़ गई, तो इससे हम फाइनल रिजल्ट तक नहीं पहुंचते हम। ये समझ में तो आया ना, इससे सिंपल कोई टेस्ट नहीं है और फिर भी समझ में नहीं आया, इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार मैं तो नहीं हूं। सही से समझ आया ना, कुछ नहीं है बीटल मूवमेंट होने पे। अब रिजल्ट रिजल्ट पढ़ेंगे कल, मुझे पता है तुम पढ़ा भी देंगे, तुम्हें काम नहीं करेगा खोपड़ा, 5 बजते ही तुम्हारा माइंड एब्सेंट हो जाता है पूरा।